हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी 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 गुड। वेलकम टू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वन शॉट। तो ईसीआईपीएल का वन ऑफ द मोस्ट क्या बोलना चाहिए टफ चैप्टर्स में से एक, जो कि सी कैटेगरी चैप्टर भी है, क्योंकि कंटेंट अगर आप देखेंगे तो कितना सारा दिया हुआ है बुक में। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखेंगे कि मार्क्स कितने का आता है तो वो है 5 या 10। जनरली ऐसा देखा गया है कि अगर वो एक अटेम्प्ट में 5 नंबर का आया है तो अगले अटेम्प्ट में 10 का आएगा, फिर अगले अटेम्प्ट में 5 का आएगा। तो अभी अगर आप देखेंगे तो पिछले साल दिसंबर 25 में ये जो चैप्टर ही आया था 10 नंबर के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जून 26 में पॉसिबिलिटी है कि 5 नंबर का ही आए। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। जितने भी टॉपिक मैं यहाँ पे आप लोगों को करवाऊंगा बेटा, बस उतना टॉपिक आप करके जाना। उसके अलावा कुछ मुझे नहीं लगता कि करने की आपको जरूरत है। चैप्टर बहुत हैवी लिफ्टेड है। कई लोग को इसमें बहुत दिक्कत आती है। दैट इज वाई ये जो वीडियो है ये बहुत कम टाइम में आपको बहुत सारी चीज सिखा देगा। चैप्टर का नाम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मैं एक्चुअली इस वीडियो को सेकेंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने रिकॉर्ड किया तो कुछ ऑडियो को इशू आ गया। इसकी वजह से सारे नोट्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें ऑलरेडी लिखी हुई हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगा कि चलो ऑडियो में थोड़ा सा भी ना वो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। मतलब उस ऑडियो में हल्का सा प्रॉब्लम था, पर मेरे को लगा कि नहीं, जब बच्चों को वीडियो जा रहा है तो 100% परफेक्ट वीडियो जाए। तो सी कैटेगरी टॉपिक है, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे बेसिक्स कवर करूंगा बेटा मैं, पहले जो 10 से 15% का वेटेज रखता है एग्जाम में। यानी कि अगर 5 अटेम्प्ट में मैं बोलूँ तो एक अटेम्प्ट में शायद बेसिक का क्वेश्चन आ जाए। लेकिन 5 अटेम्प्ट में मान के चलिए कि 5 अटेम्प्ट का मतलब क्या हो गया कि जैसे जून दिसंबर ये 2 अटेम्प्ट हो गए, वैसे 5 अटेम्प्ट में से 4 अटेम्प्ट में सिर्फ स्कीम ही आते हैं। तो भले वो ईपीसीजी स्कीम हो, भले वो एडवांस ऑथराइजेशन का स्कीम हो, भले वो डीएफआईए का स्कीम हो, किसी भी प्रकार का स्कीम हो, भले वो रोड टेप हो, जितने भी अलग अलग प्रकार के स्कीम होते हैं वहीं से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। स्टेटस होल्डर स्कीम हो, सारे स्कीम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा नया क्वेश्चन कभी कभी इंस्टीट्यूट बनाने की कोशिश करता है, तो उसके आने के चांस 10 अटेम्प्ट में एक बार होता है। क्लियर हो गया सभी को। अब सर जो भी हम पढ़ेंगे उसका नोट्स हमको कहाँ से मिलेगा। तो बच्चों इस बैच में आपको एनरोल कर लेना है, और इस बैच में जाते ही आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो बैच का नाम आप अच्छे से देख ले, फोटो आप अच्छे से देख ले। इस पर्टिकुलर जगह पे जाइएगा और नोट्स आप ले लीजिएगा। क्योंकि नोट्स अगर आपके पास होगा तो पढ़ना बहुत आसान होता है, नोट्स के बिना पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो यहां से जाकर आप नोट्स ले लेना। गॉट इट एवरीवन। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्या है ये। मैं आपको ये जो लिखा हुआ है उसको पढ़ाने के पहले आपको मैं थोड़ी हिस्ट्री समझाता हूँ। 1991 में बेटा एलपीजी हुआ, आप लोग को मालूम है, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन। ये एलपीजी की पॉलिसी जो है वो आईएमएफ वालों ने हमको दिया था बोल के कि आप अगर ये एलपीजी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करोगे तो हम तुमको पैसा देंगे, वरना हम तुमको पैसा नहीं देंगे। क्योंकि इंडिया की हालत उस समय ऐसी थी कि इंडिया में फॉरेन ट्रेड होता ही नहीं था। हम चीजों को इंपोर्ट करने ही नहीं देते थे, एक्सपोर्ट हमारे यहाँ पे प्रमोट नहीं किया जाता था। हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज बचा ही नहीं था, हमारे पास डॉलर बचा ही नहीं था। अगर आप हिस्ट्री किताबों में जाके देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि सिर्फ फोर्टनाइट, फोर्टनाइट का मतलब होता है 14 दिन, 2 हफ्ते, सिर्फ 14 दिन का हमारे पास डॉलर बचा हुआ था। फिर हमारे यहाँ पे ना तेल आता, ना दवाई आती, ना कुछ और। जो भी चीजें हम डॉलर में खरीदते वो 2 हफ्ते बाद आना बंद हो जाता। तो मनमोहन सिंह तुरंत गए और एलपीजी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया। जब उन्होंने एलपीजी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया 1991 में, तो उनको रियलाइज हुआ हमारा फॉरेन ट्रेड सच में बहुत खराब है। तो उन्होंने सोचा कि हम लोग को ना एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनानी चाहिए, जिससे कि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है ना वो तगड़ा हो। अब देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ दुनिया वालों को सामान बेचो और दुनिया से सामान ना खरीदे, गलत हो जाएगा। तो दुनिया से सामान खरीदो, खरीद के मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करो और फिर दुनिया को वापस बेचो। इस पॉलिसी के ऊपर कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को बनाया गया है। क्या ये बात आपको समझ में आई। अब बहुत सारा जो रॉ मटेरियल है वो हम बाहर से खरीदते हैं। जैसे फर्टिलाइजर के अंदर पोटेशियम जाता है, लेकिन वो पोटेशियम हमारे इंडिया में बनता ही नहीं है, क्या आपको मालूम है। वो हम पूरा का पूरा क्या करते हैं बेटा, इंपोर्ट करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें जो फर्टिलाइजर के अंदर होती है वो बाहर से इंपोर्ट होता है।
अगर फर्टिलाइजर ही नहीं होगा तो एग्रीकल्चर नहीं होगा, अगर एग्रीकल्चर नहीं हुआ तो प्राइमरी फैक्टर ही अगर खत्म हो गया तो फिर क्या सेकेंडरी फैक्टर और क्या टर्शरी फैक्टर। तो दैट इज वाई इंपोर्ट तो करना पड़ेगा हमें, हमारी मजबूरी है, लेकिन इंपोर्ट करने के बाद हमारे पास कुछ स्कीम होने चाहिए जिससे कि हमको एडवांटेज मिले कि हम एक्सपोर्ट करें, हम इंपोर्ट भी करें और फिर उसी से सामान बना के हम एक्सपोर्ट करें। दैट इज वाई बेटा 1992 में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी दुनिया में पहली बार आया, इंडिया में पहली बार आया। और पहले तो ये पर ईयर का होता था, यानी 93 में, फिर 94 में नया, फिर 95 में नया। फिर इनको रियलाइज हुआ कि नहीं यार, हर साल नया लाने से ना बहुत मेहनत हो जाएगी, हम एक फॉरेन पॉलिसी लेकर आते हैं और उसको 5 साल चलाते हैं। तो इन्होंने 2000 में लाया 2005 तक के लिए, 2005 से लाया 2010 के लिए, 2010 से 2015, 2015 से 2020, लेकिन 2020 में आ गया कोविड। कोविड जब आया तो नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि एक काम करो, जो एफटीपी 15-20 है ना उसी को 21 में भी चलाओ, 22 में भी चलाओ। जब कोविड चला गया तब उन्होंने लाया एफटीपी 2023, और हमारे लिए जो एप्लीकेबल है बेटा वही है एफटीपी 2023। बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब में आप देखना बोलते हैं कि एफटीपी 23 से 28 है, पर ऐसा एकदम गलत बात है, क्योंकि 5 साल तक अब ये चलेगा ऐसा मोदी जी ने कहीं भी नहीं बोला है। यानी कि अब ये बेटा जब तब तक चलेगा जब तक कोई नया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ना आ जाए। गॉट इट एवरीवन? ये पावर कहां से आया? तो इन्होंने एक एक्ट बनाया, फॉरेन ट्रेड को डेवलप एंड रेगुलेट करने का एक्ट, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। और सेक्शन नंबर 5 के अंदर बेटा दिया हुआ है आपका ये पावर, जिससे कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनती है। अगर अमेंडमेंट करना है तो सेक्शन नंबर 3 और 5 बनाया गया इसी एक्ट के अंदर, जिससे कि आप फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को बार बार चेंज कर सकते हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के 4 की पिलर्स हैं बेटा, यानी कि 4 इनके मेन काम है। सबसे पहले एक्सपोर्ट को बढ़ाना, ताकि लोग एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करें इसलिए लड्डू देना पड़ेगा, यानी कि इंसेंटिव टू रेमिशन। आपको इंपोर्ट करना है, आप इंपोर्ट करिए, टेंशन मत लीजिए, जितना भी आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे किया होगा या तो हम माफ कर देंगे या तुमको रिफंड कर देंगे अगर तुम एक्सपोर्ट करोगे तो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि बिजनेस को कितने आसानी तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे हमारे देश में क्या होता है, आप किसी भी चीज को करने जाओगे आपको लाइन में लगना पड़ेगा, आपको बहुत दिन वेट करना पड़ेगा, 10 ठोक डॉक्यूमेंट मंगाना पड़ेगा, 10 ठोक आपको लोगों से अप्रूवल लेना पड़ेगा। मोदी जी ने क्या किया, जब मोदी जी आए थे 2014 में, उस हमारे इंडिया का रैंक 143 कुछ था, 141 या 143 था। अभी एट प्रेजेंट हमारा रैंक कुछ 70s में आ चुका है, यानी कि हमने बहुत ज्यादा जंप मारा है। किस चीज में जंप मारा है? बिजनेस हमारे इंडिया में होना अब आसान हो गया है, बहुत आसान हो गया है। फिर कुछ नए नए एरियाज तो हमको हमेशा लाने पड़ेंगे, जैसे उसी के लिए डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब हम इंडिया में बनाएंगे। स्कोमेट नाम की एक पॉलिसी जो एकदम नया नया आया है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद एग्जाम में ये कभी ना कभी आ भी जाएगा, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान देना है। चलिए, यहां तक क्लियर हुआ बेटा आप लोग को? अब देखिए क्या है कि अब इन सारी चीजों को करने के लिए एक ऑब्वियसली अथॉरिटी का होना जरूरी है। तो जिस तरीके से आप देखेंगे कि हर जगह पे या तो ईडी है या तो सीबीआई है, कुछ है, इसी तरीके से यहाँ पे भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है बच्चों, वो है आपका डीजीएफटी। कौन है आपका? डीजीएफटी। जैसे कानून बनते हैं, कानून बनाने वाले कौन है भैया? पार्लियामेंट वाले। लेकिन कानून का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो उसको देखने वाला कौन है आपका? कौन है जल्दी बता दो? पुलिस। वो आपको पकड़ के ले जाएगी। बिल्कुल वैसे ही बेटा यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो कौन है आपका? डीजीएफटी। तो डीजीएफटी का मतलब है डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड, जो कि नोटिफाई कर देती है सारे हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर, यानी कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में भी क्या क्या होने वाला है, किस काम को कैसे करना है, किस स्कीम को कैसे लेना है। आयात निर्यात फॉर्म्स, आयात निर्यात फॉर्म्स यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉर्म्स। अपेंडिसाइसिस यानी कौन सी चीजें रेस्ट्रिक्टेड है, कौन सी चीजें प्रोहिबिटेड है, कौन सी चीजें अलाउड है, उसकी एक लिस्ट बनी हुई होती है बेटा, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अपेंडिसाइसिस, मतलब कि एक प्रकार की लिस्ट है ना। अगला एक पॉइंट आपके यहाँ पे बुक में और लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक प्रोविजन हमेशा प्रिवेल करेगा ओवर जनरल प्रोविजन। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कंपनी लॉ है और एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। अब कंपनी लॉ और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्पेसिफिक कौन सा है? सर कंपनी लॉ स्पेसिफिक है क्योंकि वो सिर्फ कंपनियों के ऊपर लगता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसी चीज है जो कि एक जनरल लॉ है, वो हर किसी के ऊपर लगता है। अब मान लीजिए कि अगर कंपनी लॉ अगर नॉर्थ के बारे में बोल रहा है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर साउथ के बारे में बोल रहा है, तो कौन जीतेगा? तो बोला गया कि जो नॉर्थ के बारे में बोल रहा है, यानी जो स्पेसिफिक है वो जीतेगा, जो स्पेसिफिक होगा वो जीतेगा। अगर दोनों एक ही बात कर रहे हैं फिर तो बहुत बढ़िया है, ये अगर एक कॉमन ग्राउंड निकाला जा सकता है फिर तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों एकदम उल्टी उल्टी बातें कर रहे हैं, तो फिर हमेशा स्पेसिफिक प्रोविजन जीतेगा और जनरल प्रोविजन हमेशा हारेगा।
अच्छा, फिर जैसे हम लोग को अगर एग्जाम देना होता है तो हम आधार कार्ड लेकर जाते हैं, पैन कार्ड लेकर जाते हैं, वैसे ही हमको इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर करना है तो हमें क्या लेकर जाना पड़ेगा? तो बच्चों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए आपको लेकर जाना पड़ेगा इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड। क्या लेकर जाना पड़ेगा बेटा? इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड। ये एक 10 डिजिट का अल्फा न्यूमरिक चीज होता है। अल्फा न्यूमरिक का मतलब होता है जिसमें अल्फा यानी अल्फाबेट्स भी हों और नंबर्स भी हों। तो ये आपका जो पैन कार्ड होता है ना, पैन कार्ड का नंबर अगर आपने कभी देखा होगा तो उसमें नंबर्स भी होते हैं और अल्फाबेट्स भी होते हैं। उसी पैन कार्ड के नंबर को ही आपका आईसी का फॉर्म, आईसी का नंबर भी बना देते हैं, पर आपको उसके लिए एक अलग से एप्लीकेशन देना पड़ता है। गॉट इट एवरीवन? अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। अगला टॉपिक जो मैंने रिकॉर्ड किया था वो था नेशनल कमिटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन। यानी कि हमारे मोदी जी जब आए पावर में, तो उन्होंने कहा कि यार देखिए, हम लोग को डब्ल्यूटीओ ने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह किया हुआ है ना, हमको उनके साथ साथ मिलकर कुछ हमारे देश में भी करना पड़ेगा। जैसे होता है ना कि अगर हमारा कोई फ्रेंड हमको कोई सजेशन देता है, तो हम उसको दिखाने के लिए कि देखो, हाँ, आपने जो सजेशन दिया है उसमें से हम कुछ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कुछ हम लोग करते हैं हरकतें। बिल्कुल वैसे ही बेटा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एग्रीमेंट हुआ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो ये दिखाने के लिए कि भैया हम भी बहुत फ्री ट्रेड को प्रमोट कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं ट्रेड बहुत हो। उसके लिए मोदी जी ने एक कमेटी बना दी और देखो, बोला दुनिया को कि देखो, हमने तो कमेटी बना के रखी है ताकि ट्रेड जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो वही है, काम दिखाने का एक तरीका है बस, विच इज नेशनल कमेटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन। अब ये जो कमेटी है बनी अप्रैल 2016 में, और इसका जो काम है वो अलग अलग प्रकार का काम है। सबसे पहले जैसे अगर मैं बात करूं, किसी भी देश में अगर आप जाते हैं तो आप क्या देखना चाहेंगे? फिर वहां पे बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये हम देखना चाहेंगे। जैसे लोग ना यूरोप में जाने की कोशिश करते हैं, वो कभी ये नहीं बोलेंगे आपको कि चलो बांग्लादेश में जाते हैं हनीमून मनाने। वो कभी ये नहीं बोलेंगे चलो हम लोग सोलो ट्रिप पे जाते हैं पाकिस्तान में। नहीं, वो आपको बोलेंगे कि चलो हम स्विट्जरलैंड जाते हैं, चलो हम नॉर्वे जाते हैं, चलो हम पेरिस जाते हैं, चलो हम फ्रांस जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जाना आसान है, वहां पे घूमना आसान है, वहां पे चीजें बहुत सुंदर सुंदर है देखने को, वहां पे हर चीज बहुत ही आसानी से आपको मिल जाती है। तो यही बेटा, यहाँ पे भी जैसे हमारे देश में कोई आए, हमारे देश में आकर कोई बिजनेस करे, हमारे देश का कोई सामान खरीदे, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रखना पड़ेगा। कोई बिजनेस हमारे इंडिया में आके क्यों करेगा? जब हमारे देश का रोड अच्छा होगा, हमारे यहाँ पे पानी आती होगी, बिजली आता होगा, तभी तो होगा ना। तो भैया, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, हर चीज सिंपल होना चाहिए। अगर आपको कोई काम करवाना है तो एक जगह पे आप जाए और आपका काम हो जाए, मिनटों में काम होना चाहिए। कोई रिटर्न भरना है, मिनटों में होना चाहिए। कोई कंप्लायंस करना है, वो टाइम पे होना चाहिए। तो सब कुछ सिंप्लीफाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंप्लीफाई। मैंने अगर 100 रुपए का टैक्स भर दिया, मैंने अगर 100 रुपए का टैक्स भरा, तो दुनिया में हर किसी को पता चलना चाहिए कि भैया इसने 100 रुपए का टैक्स भरा है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आप जैसे टीडीएस कटता है, तो टीडीएस कौन काटा, कितना काटा, किसका कटा, सब दिखता है। आप बस लॉगिन करिए, आपको सब दिख जाएगा। वैसे ही बेटा, हर चीज में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आप जैसे जोमेटो आप करते हैं, स्विगी आप करते हैं, कितनी ट्रांसपेरेंसी इसलिए तो आप जोमेटो स्विगी बार बार करते हो, क्योंकि आपको पता है आपने ऑर्डर किया, अभी खाना बन गया है, अभी डिलीवरी वाला निकल गया है, अभी डिलीवरी वाला 5 मिनट दूर है, आपको सब दिख रहा है, इसलिए आप बार बार जोमेटो करते हो, स्विगी करते हो। एम आई राइट एवरीवन? ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। अब ये जोमेटो हो या स्विगी हो, कोई भी बिजनेस हो, क्या वो आज की डेट में बिना टेक्नोलॉजी के चल सकता है क्या? द आंसर इज नो। तो हर जगह पे टेक्नोलॉजी चाहिए टॉप नॉच, तो वो टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे होनी चाहिए। अच्छा, ये जो बॉडी हमने बनाई, ये जो कमेटी हमने बनाई है, एक इंटर मिनिस्टेरियल बॉडी है। इंटर मिनिस्टेरियल का मतलब होता है यहाँ पे अलग अलग मिनिस्ट्री से लोग आएंगे। जैसे फाइनेंस के भी आएंगे, कॉमर्स के भी आएंगे, दूसरे दूसरे जितने मिनिस्ट्रीज हैं, सभी के कुछ ना कुछ लोग यहाँ पर आएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। इसका निमोनिक से बेटा सिट, SIT सिट। ठीक है, तो एस का मतलब क्या हो गया आपका? सिंप्लीफिकेशन। आई का मतलब क्या हो गया बेटा? इंफ्रास्ट्रक्चर। टी का मतलब क्या हो गया? टेक्नोलॉजी और ट्रांसपेरेंसी। गॉट इट एवरीवन? अब गोल क्या है? ये जो कमेटी हमने बनाया, इस कमेटी से क्या होगा? तो इसका मैंने बनाया था टायर्ड। क्या होगा बेटा? टायर्ड। टी का मतलब है टाइम कम लगेगा। आई का मतलब है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का एक क्लाइमेट बनेगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में आए, बिजनेस चालू करें, इन्वेस्टमेंट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने की कोशिश करें। आर है बेटा रिडक्शन इन कॉस्ट, कॉस्ट कम से कम हो। ई का मतलब है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए। तो ये हमारा TIRE, टायर या टायर्ड, जो भी आप कहना चाहो। मूव टुवर्ड्स पेपरलेस सिस्टम। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम जब ट्रेड कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहां पे पेपर का काम ज्यादा ना हो, ज्यादा चीजों, ज्यादा डॉक्यूमेंट्स का काम वहां पे ना हो, सब कुछ पेपरलेस तरीके से आपके पास हो जाए।
गॉट इट एवरीवन। तो इतना पार्ट जो है मेरा वो ऑडियो का इशू आ गया था, तो मैंने यहाँ पे वापस से रिकॉर्ड किया है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है। इसके बाद वाला जो पार्ट है बेटा वो आपको आगे दिखेगा जो मेरा पुराना वीडियो है। गॉट इट एवरीवन। चलिए, आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं इस लेक्चर को, देखते रहिए, पूरा एफटीपी कंप्लीट कीजिए और बहुत अच्छे से आप स्कोर करेंगे। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं जिसका नाम है स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट। तो ये तो था हमारा टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 3 जो कि एग्जाम में आ चुका है 2-3 बार, लेकिन अब देखिए जून में आने के चांसेस तो कम लगते हैं मुझे, लेकिन क्या पता दिसंबर 26 में आ जाए या उसके बाद कभी आ जाए, क्योंकि एक अच्छा टॉपिक है। इसका नाम क्या है? स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट। ऑलरेडी इसके बारे में मैंने आपको कई सारी बातें बता दी है कि इसको दिया इसलिए जाता था कि रिकॉग्नाइज किया जाए कि हाँ भैया आपने अच्छा एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस किया है। इट इज गिवन इट इज गिवन एज अ रिकॉग्निशन ऑफ टॉप एक्सपोर्टर इन कंट्री। क्योंकि जितना ज्यादा आप एक्सपोर्ट करोगे उतना ज्यादा हमारे देश के लिए भला है। ज्यादा एक्सपोर्ट होगा तो ज्यादा आपने सेल किया, यानी एक तरीके से तो हमारे देश में ज्यादा डॉलर आएगा, और हमें तो डॉलर की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बेटा बहुत अच्छी बात है कि अगर आप एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करोगे। अब यहाँ पे जो क्राइटेरिया है देखिए, अमेंडेड क्राइटेरिया जो है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए, आपको कितना स्टार मिलेगा ये डिपेंड करता है आपके एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस पे। अब आपका ये जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है वो काउंट किया जाता है यूएस मिलियन डॉलर्स में। किस में काउंट किया जाता है बेटा? यूएस मिलियन डॉलर्स, यानी कि डॉलर्स, और उसके बाद मिलियन। मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, याद रखिएगा। तो 1 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है, 4 है और 5 है। तो अगर आपने सिर्फ 3 मिलियन भी अगर आपने एक्सपोर्ट कर दिया बहुत है। फिर 15, फिर 50, फिर 200 और फिर 800, यानी 5 स्टार बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आप 1 स्टार, 2 स्टार, ये वाली कैटेगरी में फॉल करना फिर भी थोड़ा आसान है, लिमिट थोड़ी कम है। 3, 15, 50, 200 और 800। द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस shall be of last 3 years shall be of last 3 years, 3 साल का मिला के देखा जाएगा। बट इन केस ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी बट इन केस ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी but in case of gems and jewelry, it shall be 2 years. It shall be 2 years. It shall be 2 years. तो 2 साल रहेगा जेम्स एंड ज्वेलरी वाले केस में, और बाकी केसेस में कितना देखना है आपको? 3 साल का डेटा यहाँ पे देखना है। आगे, द एक्सपोर्टर मस्ट हैव, ये बहुत ही फालतू बात लिखी है पर अच्छा है, हमारे को तो 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल रहा है। द एक्सपोर्टर मस्ट हैव आईईसी, बेटा क्योंकि आईईसी के बिना तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते। तो अगर वो एक्सपोर्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके पास आईईसी तो होगा ही होगा। और आगे क्या बोल रहा है? एक्सपोर्ट शैल बी इन एंड एक्सपोर्ट शैल बी इन फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी, फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी, फॉरेन करेंसी और रुपीस, यानी ऐसा होना चाहिए जो कि आराम से रुपीस में कन्वर्ट हो जाए, या तो आप रुपीस में एक्सपोर्ट करो, यानी जब आप सामान को बेच रहे हो, जैसे अगर ये मैं हूं, मैं क्या कर रहा हूँ? एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो जब मैं सामान को भेज रहा हूँ, जैसे ये मान लो ये गुड है, ये जब जा रहा है तो उसके बदले या तो मेरे पास रुपीस ही आए, या तो कोई ऐसी करेंसी आए बेटा जिसको रुपीस में कन्वर्ट करना आसान है। जैसे अगर मैं डॉलर में लूंगा तो चल जाएगा। गॉट इट एवरीवन, क्योंकि डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मैं जिस भी इंसान को ये सामान दे रहा हूँ वो या तो मुझे रुपीस में पेमेंट कर दे, या तो बेटा कोई ऐसी करेंसी में पेमेंट करे जो कि रुपीस में इजीली कन्वर्टेबल हो जाता है। आगे आ जाते हैं अपन, डबल वेटेज के बारे में बात की गई है। डबल वेटेज के बारे में भी बात की गई है यहाँ पे, लेकिन ये डबल वेटेज सिर्फ और सिर्फ 1 स्टार के लिए, फॉर ओनली 1 स्टार कैटेगरी, फॉर ओनली 1 स्टार कैटेगरी। कंडीशंस होने चाहिए कुछ। डबल वेटेज का मतलब क्या है? जितना भी आपने एक्सपोर्ट किया होगा हम उसको डबल करके मानेंगे। सबसे पहले ये होना चाहिए क्या बेटा? एमएसएमई, एज पर एमएसएमईडी एक्ट,
एज पर एमएसएमई एक्ट, यानी अगर आप किसी और एक्ट के अंदर एमएसएमई है तो चलेगा नहीं। एज पर एमएसएमई एक्ट जो आपका डेफिनेशन दिया हुआ है ना, उसी के हिसाब से आपको एमएसएमई होना पड़ेगा। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, आप कोई सामान बनाते होंगे, अगर आप बेच रहे हैं, लेकर अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम आपको ये बेनिफिट नहीं देंगे, आपको बनाना पड़ेगा। तीसरा, यूनिट्स इन, यानी जो दुकान है, यूनिट का मतलब क्या है, दुकान जो है, इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट स्टेट 7 होते हैं, आपको मालूम होगा बेटा, ठीक है, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ठीक है, ये सारे, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये वही स्पेशल कैटेगरी स्टेट है बेटा जिसको आप जीएफटी के अंदर भी पढ़ते हो। 11 स्टेट्स हम लोग जीएफटी के अंदर भी पढ़ते हैं ना, वही वाले स्टेट्स यहाँ पे भी हैं। आगे, एक्सपोर्ट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, एक्सपोर्ट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो क्या है बेटा, या तो फ्रूट है या तो वो क्या है, वेजिटेबल है। लास्ट, लास्ट आप इसको स्टार मार्क करके लिख सकते हैं, अ शिपमेंट कैन गेट, अ शिपमेंट कैन गेट डबल वेटेज ओनली वंस, कैन गेट डबल वेटेज ओनली वंस, यानी ऐसा नहीं है कि आप बार बार आप शिपमेंट करें और हर बार हम आपको डबल वेटेज देंगे। एक बार हम आज चाहते हैं कि आप 1 स्टार कैटेगरी के अंदर आ जाए, आपको एक बार शुरुआत हो जाए, आपकी फैसिलिटीज मिलना शुरू हो जाए, उसके बाद 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए यहाँ पे कोई भी डबल कैटेगरी अपन नहीं करेंगे, यानी आपको किसी तरीके की हेल्प अपन नहीं करेंगे। गॉट इट एवरीवन? अब आ जाओ बेटा प्रिविलेजेस ऑफ स्टेटस होल्डर के अंदर। ये ऑलरेडी दिसंबर में आया हुआ है टॉपिक, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है कहीं ना कहीं, आगे के एग्जाम्स में जरूर ये रिपीट हो सकता है। प्रिविलेजेस ऑफ स्टेटस होल्डर, और जब मैंने 50 क्वेश्चन डाला था ना, तब भी मैंने ये टॉपिक डाला हुआ था, तो दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रिविलेजेस मतलब एक बार आप स्टेटस होल्डर बन गए, अगर आप 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार किसी भी एक कैटेगरी में फॉलो हो गए, तो आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, आपको क्या क्या मजा आएगा। सबसे पहला, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्लियरेंस, यानी कोई आपसे कुछ मांगेगा नहीं, कुछ आपको प्रूव नहीं करना है, आपको जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना रहेगा सीधा आप लिख कर दो और आपका क्लियरेंस कर देंगे। मैंने आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था, उसको आप याद रखिएगा। पॉइंट नंबर बी, प्रायोरिटी फिक्सेशन फॉर, प्रायोरिटी फिक्सेशन फॉर इंपोर्ट इनपुट आउटपुट नॉर्म्स, फॉर इनपुट आउटपुट नॉर्म्स। इनपुट आउटपुट नॉर्म्स क्या होते हैं बेटा, रूल्स होते हैं एक तरीके के, उन रूल्स को आपको यहाँ पे प्रायोरिटी पे आपको मिल जाएगा। क्लियरेंस आपका भैया सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस हो जाएगा, आप कह देंगे सब बढ़िया है, सब बढ़िया मान लेंगे। नो बैंक गारंटी, कोई बैंक गारंटी की आपको जरूरत नहीं है। नो कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, नो कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, नो कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स जनरली चाहिए होते हैं वो सब आपको यहाँ पे भी नहीं चाहिए। अगला, 2 स्टार एंड अबो कैटेगरी कैन, 2 स्टार एंड अबो कैटेगरी कैन सेट अप देयर वेयर हाउस, कैन सेट अप देयर वेयर हाउस, तो वो अगर चाहे तो यहाँ पे अपना वेयर हाउस बना सकते हैं। उससे फायदा ये होगा कि उनका ट्रांसपोर्टेशन का टाइम और कॉस्ट यहाँ पे बच जाएगा। डन एवरीवन? तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एक दो चीजें और है, एक बार आप सुनिएगा, इसको सुन के चलिएगा बस। अगर आप ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं ना, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप नए आने वाले लोगों को भी सिखाएं। उसके लिए एक और टेबल दिया हुआ है कि ये जो स्टेटस होल्डर्स होंगे ना, ये मेंटोर करेंगे। ताकि देखो बात ऐसी है ना कि अगर आज मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप कंपनी सेक्रेटरी बन रहे हैं, एक कंपनी सेक्रेटरी तो कंपनी सेक्रेटरी को बना पाएगा यार। अगर कोई इंजीनियर होगा तो क्या वो कंपनी सेक्रेटरी को बना सकता है? द आंसर इज नो। इसी तरीके से जैसे पेड़ में आम होगा, आम का बीज से एक और पेड़ उगेगा, वैसे ही बेटा स्टेटस होल्डर्स को ही सिखाने की जिम्मेदारी है ताकि और स्टेटस होल्डर इंडिया में बने और ज्यादा लोग एक्सपोर्ट करें। तो 2 स्टार वालों, 1 स्टार वालों को यानी कुछ नहीं करना है, 1 स्टार वालों को किसी को नहीं सिखाना है, 2 स्टार वालों को 5 लोग को सिखाना है, 3 स्टार वालों को 10 लोग को सिखाना पड़ेगा, 4 स्टार वालों को 20 लोग को सिखाना पड़ेगा, और 5 स्टार वालों को 50 लोग को सिखाना पड़ेगा। ये जो ट्रेनिंग होगा ये नहीं कि आज आज आए, सुबह आए, शाम को चले गए, ऐसा नहीं है भैया। कम से कम 6 वीक का तो मैंडेटरी ट्रेनिंग प्रोग्राम इनके लिए रखना ही पड़ेगा। क्लियर हुआ बेटा?
क्या करना है, कैसे करना है, कैसे एक्सपोर्ट होता है, कैसे बढ़ाना है, इस सबको आपको अच्छे से लिख के आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी, करिकुलम, सिलेक्शन, ये सब बेटा स्टेटस होल्डर खुद ही डिसाइड करेगा कि उनको क्या क्या पढ़ाना है, उसमें कितने सब्जेक्ट होंगे, एलिजिबल कौन कौन होगा, ये सब वो डिसाइड करेंगे, उनके ऊपर छोड़ दिया है। गॉट इट एवरीवन? चलिए अब अपन आगे बढ़ जाते हैं, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड के ऊपर आ जाते हैं। इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड 10 डिजिट का पैन नंबर ही होता है। जो मेरा पैन नंबर है बेटा वही मेरा इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड बन जाएगा, पर ऑटोमेटिक नहीं होता है, मुझे यहाँ पे एप्लीकेशन देना पड़ता है। जब डीजीएफटी को सब कुछ सही लगता है तो वो आपको एक आईयूसी कोड दे देता है। ये हर साल यहाँ पे अपडेट किया जाता है, अदरवाइज इसको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। आईईसी इज मैंडेटरी अनलेस एग्जेम्प्ट, हर जगह पे ये लगता ही लगता है, अनलेस एंड अनटिल कहीं पे लिखा हो कि नहीं ये एग्जेम्प्ट है, हर जगह पे ये लगेगा ही लगेगा। सिस्टम में फ्लैग आईसी फॉर स्क्रूटिनी इफ इश्यूज फाउंड, यानी कि अगर मान लीजिए ऐसा लग रहा है कि नहीं इंपोर्टर, ये जो इंपोर्टर है या जो एक्सपोर्टर है ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो उसे फ्लैग किया जा सकता है। ये वाला पॉइंट आप कई जगहों पे लिख सकते हैं। फ्लैग करने का मतलब है कि अगर मान लो डीजीएफटी को डाउट आ रहा है कि आप जो कर रहे हैं उसमें कुछ तो भी बदमाशी है, कुछ तो भी फ्रॉड है, कुछ तो भी गड़बड़ है, तो वो आपको फ्लैग कर देगा। तो जब भी आप कोई और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे ना, सिस्टम को नोटिफाई हो जाएगा, गवर्नमेंट को यहाँ पे पता चल जाएगा, डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा कि आपने फिर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है, वो आपके ऊपर थोड़ा ज्यादा अच्छे से नजर रखेंगे। क्या इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड क्लियर हो गया बेटा? ये भी काफी अच्छा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, 4-5 नंबर का बन सकता है। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट सब बनना मुश्किल है, एक बार आ चुका है, वापस आने का चांस थोड़ा सा कम है। अगर आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट के लिए कुछ अलग डॉक्यूमेंट है और इंपोर्ट के लिए अलग डॉक्यूमेंट है, लेकिन पहला पॉइंट सेम, बिल ऑफ लीडिंग, एयरवे बिल, वही पॉइंट यहाँ पे भी है। दूसरा पॉइंट भी सेम, कमर्शियल इनवॉइस, क्योंकि आप कोई सामान खरीदोगे, कोई सामान खरीदते समय आप बिल तो लोगे ही लोगे, उसको अपन क्या बोलते हैं, कमर्शियल इनवॉइस। जब आप बिल लोगे तो कई बार ऐसा होता है कि आप पैकिंग करवाते हो, ये वो रैपर वाला पैकिंग नहीं है बेटा, कि मैं किसी को गिफ्ट देने जाता हूँ तो जो डब्बे को पैक करते हैं, ये वो वाली पैकिंग नहीं है। ये पैकिंग बड़े खतरनाक लेवल पे होती है, क्योंकि बहुत समुंदर पार करके सामान आ रहा है, तो यहाँ पे ना बहुत खतरनाक लेवल के कंटेनर्स में पैक किया जाता है। तो उसके लिए ना अलग से बहुत ज्यादा चार्जेस लगते हैं, तो आपका बिल का अमाउंट प्लस पैकिंग, दोनों की लिस्ट को क्या बोलते हैं बेटा, कमर्शियल इनवॉइस कम पैकिंग लिस्ट। बिल ऑफ लीडिंग क्या होता है, कई लोग को ये वर्ड नहीं पता होगा। मैं ये कहता हूँ कि ये ना लिख रहे थे लैंडिंग, लिख दिए लीडिंग। तो जब भी बेटा एयरपोर्ट में कोई लैंड करता है, या शिप में अगर कोई लैंड करता है, एयरपोर्ट में अगर कोई लैंडिंग होती है, तो उस समय जो बिल को देते हैं उसको बोलते हैं बिल ऑफ लीडिंग। तो बिल ऑफ लीडिंग इज फॉर लैंडिंग, जब आप लैंड करेंगे, जब आप उस जगह पे आ जाएंगे जहां पे आपको आके सामान को छोड़ना है, तब आपको बिल ऑफ लीडिंग की जरूरत पड़ती है। लास्ट चीज बस अलग है बेटा, ये जो आखिरी वाली चीज है ना, बस ये अलग है, इसको मैं एक अलग कलर के पेन से आपको हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो बिल ऑफ एक्सपोर्ट आप लेकर जाओगे, या शिपिंग बिल। लेकिन जब आप इंपोर्ट करो तो सामान आ रहा है, सामान आ रहा है तो आपको क्या चाहिए होगा बेटा, बिल ऑफ एंट्री। क्या चाहिए होगा प्यारे बच्चों, बिल ऑफ एंट्री। क्या ये बात समझ में आ गई? और भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है अगर आप रिस्ट्रिक्टेड या स्पेशल केस के गुड्स आप लेकर जा रहे हो। आगे बढ़ जाते हैं। कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है, कब कब रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, मतलब कौन से ऐसे केस हैं जब आपके सामान को रोका जा सकता है। यानी कि बेटा हर सामान को नहीं रोकेंगे, कभी कभी रोकेंगे। जैसे मान लीजिए अभी कुछ समय पहले, 2 साल पहले, शायद आपको याद हो नहीं होगा, 2024 की बात है, क्योंकि 2024 में हमारे देश में ना टोमेटो का बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ गया था। मुझे एक बार कमेंट में बताइएगा आपको याद है कि नहीं है। साउथ इंडिया में ना एक्चुअली एक कीड़ा था जिसने उसको कहते तो कॉलीफ्लावर वायरस या कॉलीफ्लावर समथिंग बैक्टीरिया है, लेकिन वो इम्पैक्ट सभी को करता है, टोमेटो वगैरह को भी इम्पैक्ट करता है। तो टोमेटो का सप्लाई साउथ इंडिया में बहुत कम हो गया था, जिसकी वजह से पूरे इंडिया की डिमांड तो उतनी ही थी, सप्लाई कम है, तो उसके वजह से क्या हुआ, हमारे टोमेटो का ना प्राइस बहुत बढ़ गया, क्योंकि टोमेटो की शॉर्टेज हो गई थी। अब मान लीजिए हमारे देश का कोई आदमी अब उस समय पे अगर टोमेटो को एक्सपोर्ट करेगा, दूसरे देश में अगर बेचेगा, तो आपको चलेगा क्या? हमारे देश में शॉर्टेज है और तुम दूसरे देश में एक्सपोर्ट करोगे? ना मुन्ना ना 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 ना। तो जब भी फूड या एसेंशियल गुड का शॉर्टेज होगा, तो हम तुम्हें यहाँ पे क्या कर देंगे, रिस्ट्रिक्ट। अब जैसे आईएसओ आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे आईएसओ होता है। बेटा ये जो आईएसओ मार्क होता है ना, ये बहुत जरूरी है, इसके बिना आप ये प्रूव नहीं कर पाएंगे कि आपका जो गुड है, वो इलेक्ट्रिकल गुड जो है वो अच्छे स्टैंडर्ड और क्वालिटी का है या नहीं है। तो ये आईएसओ मार्क लगाना अपने आप में एक रिस्ट्रिक्शन जैसा है, यानी जिन प्रोडक्ट्स पे आईएसओ का मार्क नहीं है वो हमारे यहाँ पे आ ही नहीं सकते।
फाइनेंशियल सेफ्टी, नेशनल सिक्योरिटी, अगर आप हथियार वगैरह लेकर आओगे, पब्लिक मोरल, सेफ्टी, हेल्थ, कोई ऐसी चीज है जिससे लगता है कि हमारे देश में ना लोगों का मोरालिटी खराब होगा, जैसे ड्रग्स वगैरह अगर आ रहे हैं तो हो सकता है कि उससे हमारे यूथ पे खराब असर पड़े, मना कर दिया जाएगा। हेल्थ पे खराब असर पड़े, जैसे ये जो चरफी गांजी आजकल लोग ज्यादा पी रहे हैं, अभी तो आईपीएल में भी लोग पता नहीं फूक फूक के बैठते हैं, तो ये सारी चीजें पर अच्छी नहीं है। गॉट इट एवरीवन? तो इसमें से कोई भी 4 या 5 पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। आगे आ जाते हैं अपन। अब एडवांस ऑथराइजेशन आएगा, एक फिर मैं एक बार देख लेता हूँ कहाँ गया वो। हाँ, ये भी एक टॉपिक है, ये भी पढ़ लेते हैं लगे हाथ, इसके बाद शायद एडवांस ऑथराइजेशन आ जाएगा। सबसे पहले बेटा इराक के साथ, ही मैंने अभी वाली लेटेस्ट वाली बैच में इसको इंपॉर्टेंट मार्क कराया था, तो आप इसे जरूर देखकर जाइएगा। इराक के साथ बेटा आप कोई भी आर्म्स ट्रेड नहीं करेंगे, यानी कि आप ना उनसे हथियार खरीदेंगे ना उनको हथियार बेचेंगे। प्रोहिबिटेड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ आर्म्स टू और फ्रॉम इराक, यानी कि ना इराक से कोई हथियार आएगा ना आप उनको कोई हथियार देंगे, क्योंकि एक्चुअली ना इराक के पीछे पड़ा हुआ है कौन? अमेरिका। तो अमेरिका ने सबको ये बोल के रखा है कि देखो हमें क्या करना है ना, इराक को एकदम इस चीज से हमको वो कर देना है कि उसके पास कहीं से कोई हथियार ना आए, क्योंकि वो ना लोगों की जान ले रहा है, तो हम नहीं चाहते कि भैया और इसको सपोर्ट मिले। तो ठीक है, ये मतलब वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स ना चेंज होते रहती है टाइम टू टाइम। ठीक है, तो हमको अमेरिका को खुश करना है, तो इसलिए हमने भी इराक के साथ प्रोहिबिशन कर दिया। फिर ये जो अलग अलग टाइप के आतंकवादी ग्रुप्स होते हैं बेटा, उनके साथ कोई भी ट्रेड यहाँ पे अलाउड नहीं है, भले वो तेल का ट्रेड हो, रिफाइनरीज हो, कल्चरल, साइंटिफिक, रिलीजियस आइटम हो, वो हम उनसे बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे। आगे नॉर्थ कोरिया का पूरा नाम क्या है? डीपीआरके, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। नाम है डेमोक्रेसी, ये सोचिए, और नॉर्थ कोरिया में कोई डेमोक्रेसी है ही नहीं। कितनी आयरनी की बात है, जिस देश में डेमोक्रेसी का डी भी नहीं है, उसके देश के नाम में डेमोक्रेटिक लिखा हुआ है। तो डीपीआरके का मतलब क्या है बेटा? डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला है, कोई भी सामान यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना मना है। ऑल दो बेटा अगर मैं सच कहूँ तो रियलिटी में ना कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं, और इंडिया भर भर के वो सामान उनको देता भी है। ठीक है, इंडिया को पैसे कमाने का मौका मिलता है क्योंकि, बट अभी पढ़ाई के लिए आप ये याद रखिएगा कि हम उनसे ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना उनको दे सकते हैं, दोनों नहीं कर सकते। आगे ईरान के साथ भी आपको मालूम है अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे बहुत सारी चीजों को मना कर दिया गया है, तो हम ईरान के साथ भी पूरी तरीके से खुल के ट्रेड यहाँ पे नहीं कर सकते। सोमालिया में ना बहुत ज्यादा, सोमालिया आपको अगर पता हो, अगर आपने हॉलीवुड मूवीज देखी होगी, तो जो समुद्री लुटेरे होते हैं ना, समुद्री लुटेरे को क्या बोलते हैं? मैं नाम भूल गया हूँ। समुद्री लुटेरे, मैं थोड़ा सा नाम भूल गया हूँ। पायरेट्स, पायरेट्स कहते हैं, पायरेट्स। तो जो पायरेट्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा सोमालिया में होते हैं। तो दैट इज वाई हमको ऐसा डर लगता है कि वहां से जो सामान आएगा, पता नहीं वो जो सामान है वो ओरिजिनल आएगा या चोरी का आएगा। दैट इज वाई चारकोल जो है ना वो आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कस्टम्स वालों को, कि ये जो चारकोल आ रहा है ये सोमालिया से नहीं आ रहा है, क्योंकि हम उनके साथ, उनसे हम ये खरीदना नहीं चाहते। गॉट इट एवरीवन? चलो आगे आ जाते हैं। तो ये उसकी शॉर्ट समरी है, अगर आपको देखना होगा, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप ले लीजिएगा। स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस कुछ ऐसे एंटरप्राइज होते हैं जिसको गवर्नमेंट नोटिफाई करके रखता है कि सिर्फ इन्हीं के पास एक एक्सक्लूसिव राइट है कि वो गुड्स को ट्रेड करेंगे, कोई और ट्रेड नहीं करेगा। जैसे मान लो अगर आलू को स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज वालों को दे दिया गया, तो अब आलू का इंपोर्ट एक्सपोर्ट इनके अलावा फिर कोई और नहीं कर पाएगा। ये आलू का मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, आज की डेट में बहुत कम चीजों के ऊपर ही इनको राइट है, पर ठीक है, एक जमाने में बहुत ज्यादा राइट था। अगर आपने एक गुरु नाम की मूवी अभिषेक बच्चन की, वो अगर आपने देखा होगा, तो वो धीरूभाई अंबानी की स्टोरी है। और धीरूभाई अंबानी को एक जमाने में लिनन किंग कहा जाता था। कपड़ों के मामले में वो बहुत सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे। लेकिन पहले अंबानी जी को ना लड़ाई करनी पड़ गई स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज के पास, क्योंकि टेक्सटाइल का पूरा राइट था, एक्सक्लूसिव राइट था, वो इन्हीं के पास था। क्लियर हुआ? तो कई बार आप जब मूवीज देखते हैं ना, तो उससे भी हमको पढ़ाई की बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। क्लियर हुआ? तो सर स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज को ये मोनोपोली राइट क्यों दिया जाता है? बेटा मोनोपोली राइट ना आज की डेट में, पहले का जमाना अलग था, आज की डेट में मोनोपोली राइट तभी दिया जाता है जब ऐसा लगता है कि ये वाला जो गुड्स है ना, ये वाले गुड्स को अगर हम प्राइवेट को भी अलाउ कर देंगे तो बहुत गड़बड़ हो सकता है, हमारे देश के लिए कुछ बहुत बुरा हो सकता है। गॉट इट एवरीवन? जैसे अगर आपको याद होगा तो अंग्रेज जब आए थे, तो हमारे किसानों से इंडिगो का ट्रेड करवाते थे। इंडिगो एक फ्लावर होता था ब्लू कलर का, जिससे कि वो पेंट निकलता था, इंडिगो कलर का पेंट होता था। तो उसके वजह से ना बहुत सारे किसान वहां पे आंदोलन किए। महात्मा गांधी जी ने भी आंदोलन किया, आप
लोगों ने हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा होगा। तो वैसे ही बेटा कुछ चीजें हैं जो ऐसा लगता है कि ना प्राइवेट के हाथ में जाएगा तो उसको ओवर एक्सप्लॉइटेशन होगा, उसका ओवर प्रोडक्शन होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसको स्टेट वालों को ही हैंडल करने दो। स्टेट उतना ही बेचेगा जितना काम का है, बहुत ज्यादा ये कभी एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। दैट इज वाई बेटा, ताकि ट्रेड फेयरली हो सके, कमर्शियल टर्म्स पे हो सके, ये ना हो कि भैया किसानों को लोग एकदम परेशान कर दे कि नहीं नहीं नहीं, ये जो क्रॉप है ना ये बाहर में बहुत महंगा बिकता है, तुम यही बनाओ, तुम अनाज अनाज उगाना बंद कर दो, तुम ये चावल आवल उगाना बंद करो और यही उगाओ। ऐसा ताकि ना हो, इसके लिए बेटा स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज को पावर दिया गया है। देखिए आप इन सारी चीजों में आप ट्रेड करो, आपको जिन चीजों को अलाउ किया जाएगा उसमें कोई और प्राइवेट वाला बंदा ट्रेड नहीं कर पाएगा। तो इसको ऑथराइज कौन करेगा बेटा? डीजीएफटी। कौन ऑथराइज करेगा? डीजीएफटी। इसकी लिस्ट दी हुई है बेटा, एक अलग ही अपेंडिक्स में दिया हुआ है, वो आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। आगे आ जाते हैं, छोटी छोटी बातें। इंपोर्ट ऑफ स्पेसिफिक गुड्स की अगर मैं बात करूं तो सैंपल्स अलाउड है, गिफ्ट प्रोहिबिटेड है, लेकिन लाइफ सेविंग ड्रग्स अलाउड है, राखी भी अगर आपके पास आ रहा है तो अलाउड है। पैसेंजर बैगेज अलाउड है एज पर बैगेज रूल्स, जो कि आप कस्टम एक्ट के अंदर जीएसटी में पढ़ते हो, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। री इम्पोर्ट ऑफ रिपेयर्ड गुड्स अलाउड है, यानी कि अगर मान लीजिए मैंने सामान को इंपोर्ट किया, वो सामान खराब हो गया, तो मैंने उनको भेजा, अब मैंने उनको जब भेजा तो वो रिपेयर करके मुझे वापस भेजे, अलाउ है क्या? यस अलाउड है। समझ में आ रहा है? जैसे क्या हुआ, मैंने ना कोई सामान मंगाया, ये सामान आया, अब मैंने बोला ये तो खराब है, तो मैंने उनको वापस कर दिया, तो उन्होंने मुझे रिपेयर करके भेजा वापस से, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? रिपेयर्ड री इम्पोर्टेड गुड्स। पहली बार मैंने मंगाया, फिर वापस भेजा, फिर मेरे पास वापस आया, तो इसको री इम्पोर्ट कहते हैं। पहली बार मैंने इंपोर्ट किया, भेजा और फिर री इम्पोर्ट हुआ। गॉट इट? आगे आ जाते हैं, प्रोटोटाइप वगैरह भी आप दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपन। एक्सपोर्ट के अंदर का कोई बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, एक्सपोर्ट के अंदर सैंपल्स पूरा फ्रीली अलाउड है। गिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो 5 लाख तक पर ईयर आप गिफ्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। पैसेंजर बैगेज में अगेन बेटा बैगेज रूल्स लगेगा, ये बस आपको लिख कर आना है, और ये बैगेज रूल्स आपके ये जो जीएसटी का सिलेबस है ना, जीएसटी के साथ कस्टम आप लोग पढ़ते हैं, वो कस्टम में आपको पढ़ना है। ठीक है? री एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अगेन बेटा ये देखो कस्टम एक्ट का ही मेंशन करना है आपको, कुछ और नहीं। आगे आ जाते हैं। ये एक्चुअली ना देखो, ये जो एफटीपी है ना, अगर मैं आपको सच बताऊं तो एफटीपी बेटा सीए वाले भी पढ़ते हैं, सीएमए वाले भी पढ़ते हैं और सीएस वाले भी पढ़ते हैं। सीए और सीएमए वाले इसको आईडीटी में पढ़ते हैं, और वो भी फाइनल लेवल पे, क्योंकि ये है तो इनडायरेक्ट टैक्स का ही पार्ट। लेकिन हम सीएस वाले पता नहीं एक्सेप्शनल लोग हैं, और आईसीएसआई पता नहीं क्या मतलब क्या सोच के ऐसा किया, लेकिन उसने उसे एक लॉ के सब्जेक्ट में एफटीपी डाल दिया। वी आर द ओनली वन जो कि सेकेंड लेवल पे, एग्जीक्यूटिव लेवल पे ही हम लोग एफटीपी पढ़ लेते हैं। अगर आप सीए और सीएमए वालों से पूछोगे कि आप तो इंटर में, आप तो बराबर वाले हो मेरे, आपको एफटीपी पता है? बोलेंगे एफटीपी ये क्या होता है भाई, ओटीपी सुना था, एफटीपी तो कभी सुना ही नहीं, क्योंकि उनके फाइनल में आता है। तो कौन ये कहता है कि सीए और सीएमए ज्यादा टफ है? कौन कहता है भाई? हम वो पढ़ लेते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल पे, जो सेम चीज वो पढ़ते हैं कहाँ पे बेटा? फाइनल लेवल पे। और इनफैक्ट क्योंकि मैंने सीएमए फाइनल वालों को भी पढ़ाया है, तो मैं उनको भी एफटीपी जब पढ़ाता था तो इसी पॉइंट पे, मतलब ऐसे ही पढ़ाता था, क्योंकि इतना ही सिलेबस उनके में है। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं अपन। इन चीजों को एक बार आप रीड करते हुए जा सकते हैं बेटा, मैं आपको एक बार हल्का सा बता देता हूँ ये क्या है। एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी का मतलब है, जैसे हमारे देश में क्रेडिट रेटिंग होती है, क्रेडिट रेटिंग से क्या होता है कि एक भरोसा हो जाता है कि मैंने जिस कंपनी को पैसा दिया है उससे पैसा वापस आएगा या नहीं। क्रेडिट रेटिंग बेसिकली क्रेडिट वर्दीनेस के लिए होता है, कि अगर मैं किसी कंपनी को अगर उधार देता हूँ तो क्या वो मेरा उधार चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा। तो वैसे ही बेटा एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज होते हैं, इनके मेनली दो काम होते हैं। सबसे पहला ये काम होता है कि अगर मैं कोई एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो कई, जैसे मान लो एग्जांपल देता हूँ, स्टार्टिंग से एग्जांपल देता हूँ, जैसे डीजी सर ना अमेरिका में कुछ भेजना चाहते हैं, अब जब वो भेज देंगे तब उनको पेमेंट मिल जाएगा, पर भेजने के पहले भी तो पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो मैं कहाँ पे जाऊं? तो मेरी हेल्प करने के लिए एग्जिम नाम का बैंक बैठा है। कौन बैठा है बेटा? एग्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। मैं इनके पास जाऊंगा और बोलूंगा देखो मैं अमेरिका में एक्सपोर्ट करने वाला हूं, पर एक्सपोर्ट करने के भी खर्चे होते हैं, अब अगर मेरा जहाज जाएगा तो उसका मुझे पैसा देना है, इंश्योरेंस का पैसा देना है, जब वहां सामान पहुंच जाएगा तब तो मेरे पास पैसा आएगा, लेकिन अब मैं भेजू कैसे? मेरे पास उसके पैसे ही नहीं है।
तो एग्जिम बैंक क्या करेगा, मुझे उसके बदले क्रेडिट दे देगा, मुझे उधारी दे देगा, बोलेगा जाओ आप जाकर एक्सपोर्ट करो, जब पैसा आ जाएगा हमें लौटा देना। तो तब मैं जाके एक्सपोर्ट करूंगा और अमेरिका वाला मुझे पैसा दे देगा। जब वो मुझे पैसे दे देंगे तो मैं एग्जिम बैंक को उनका पैसा लौटा दूंगा। क्या ये बात आपको समझ में आई प्यारे बच्चों? अच्छा, अगर इंश्योरेंस की भी नीड है या गारंटी की अगर नीड है तो मैं जाऊंगा बेटा फिर ईसीजीसी के पास, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। तो अगर मान लो कि कोई, अगर मान लो वो एग्जिम बैंक तो सीधा मेरे को पैसे ही दे देता है, पर अगर एग्जिम बैंक बोलते नहीं हम आपको पैसा नहीं दे सकते, तो ईसीजीसी के पास जाके मैं ना गारंटी ले लूंगा कि कोई और पैसे दे दो, ये ईसीजीसी मेरे पीछे खड़ा है, अगर मैंने पैसा नहीं दिया ना तो ईसीजीसी पैसा दे देगा, टेंशन मत लो। तो ईसीजीसी मुझे कह देगा कि ठीक है, आप जाके मार्केट में किसी से भी पैसा ले लो और मैं गारंटी दे रहा हूँ, कोई अगर पैसा आपको देने से मना करे बस इतना बोलना कि आप मेरे पीछे ईसीजीसी खड़ा है। यानी कि अगर डीजी सर पैसा नहीं भी दिए तो भी बेटा ईसीजीसी पीछे खड़ा होगा, तो कोई ना कोई मुझे मार्केट में पैसा दे ही देगा। तो ये क्रेडिट देते हैं, गारंटी देते हैं और लोन देते हैं। गॉट इट? यहाँ पे डिफॉल्ट इंसॉल्वेंसी ना हो ऐसे रिस्क को भी ये ध्यान रखते हैं। पॉलिटिकल रिस्क जैसे वॉर, इंपोर्ट बैन, इन सब चीजों पे भी ध्यान देते हैं। प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट यानी किन किन चीजों के लिए आमतौर पे मिलता है, जैसे सिविल कंस्ट्रक्शन, टर्नकी प्रोजेक्ट, कैपिटल गुड्स, कंसल्टेंसी सर्विस। इसके बस आपको नाम याद रखने हैं। इसमें से आपके लिए जो एक नया वर्ड है वो है बेटा टर्न की। टर्न की का मतलब होता है जब आप किसी कंट्री में जाकर कोई ऐसा प्रोजेक्ट करें जिसको आपने ए टू जेड पूरा रेडी कर दिया है, बस उसमें चाबी डालनी है और वो शुरू हो जाएगा, ऐसे प्रोजेक्ट को कहते हैं टर्न की प्रोजेक्ट। क्या कहते हैं बेटा? टर्न की प्रोजेक्ट। एक बार वापस से, मैं कहीं पे गया और वहां पे जाके ए टू जेड मैंने पूरा काम करके आया, अब उनको सिर्फ चाबी डालनी है, घुमाना है और प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा, उसको बोलते हैं टर्न की प्रोजेक्ट। ये सुनने में थोड़ा फनी लगता है बट ये याद रखने में फिर ऐसे ही आसान होता है। टर्न की, चाबी घुमाओ और वो गाड़ी चालू, यानी कि आपको यानी सामने वाली पार्टी को कुछ और करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? पक्का? तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत इग्नोर्ड है, आप एक बार बस सुन के आगे बढ़ जाइए। चलिए अब अपन ना इसके आगे बढ़ते हैं और मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर लेकर आता हूं जो कि हमारा ड्यूटी एग्जम्पशन और रेमिशन। देखो, इंसेंटिव जब हम देने की बात करते हैं ना, तो इंसेंटिव देने का सबसे बड़ा मेन तरीका क्या है कि जो भी इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह लगता है, जो आप लोगों ने जीएसटी मतलब कस्टम ड्यूटी के अंदर पढ़ा होगा, उस ड्यूटी को सरकार बोलते हैं माफ कर देंगे। जैसे मान लो कि अगर मैं 100 रुपए का सामान खरीदूं और उसमें 50% का अगर टैक्स ही है तो वो सामान तो 150 रुपए का हो गया। अगर 20% का टैक्स है तो सामान 120 रुपए का हो गया। यानी यार ड्यूटी लगने से सामान तो महंगा ही होता है यार, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर सरकार ये बोले कि हम तुम्हारी ये ड्यूटी माफ कर देंगे तो भैया अब 100 रुपए का सामान 100 रुपए का ही पड़ेगा। बात समझ रहे हैं आप बात को? तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो अगर कोई ड्यूटी माफ कर देगा, टैक्स माफ कर दे, तो ये तो बल्ले बल्ले शावा शावा हो गया। अब ड्यूटी को माफ करने के दो तरीके होते हैं। एक है बेटा एग्जम्पशन, ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम्स होते हैं कुछ, और दूसरा होता है ड्यूटी रेमिशन। जो आपका रेमिशन है ना, रेमिशन को आप ट्रीट कीजिए जस्ट लाइक अ कैश बैक। इसको आप समझो जैसे आपका कैश बैक है, यानी पहले तो आपको ड्यूटी देना पड़ेगा लेकिन फिर वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, यानी पहले दो और वापस से ले लो। एग्जम्पशन को आप एक डिस्काउंट की तरह समझो कि भैया आपसे वो पैसा लेगा ही नहीं। जैसे डिस्काउंट में क्या होता है कि अगर 100 रुपए में अगर 20 रुपए का डिस्काउंट है, यानी आपको अब 80 रुपए ही देने। लेकिन कैशबैक में क्या होता है कि अगर आपका 100 रुपए में 20 रुपए का कैशबैक है तो आपको पे पहले पूरा 100 रुपए करना पड़ता है, फिर आपके अकाउंट में 20 रुपए वापिस आ जाता है। क्या ये बात आपको समझने आया कि नहीं आया? एग्जम्पशन में क्या होता है बेटा, अगर 100 में अगर 20% का डिस्काउंट है तो होता क्या है कि आपको देना ही पड़ता है सिर्फ 80 रुपए। बात समझ रहे हो? तुम्हारे जेब से जाएगा ही सिर्फ 80। ठीक है, कटेगा ही नहीं, कभी तुम्हारे पास से 80 से ज्यादा कटेगा ही नहीं। पर कैशबैक में क्या होता है कि तुमको देना तो पड़ेगा पहले 100, मतलब कैश आउटफ्लो तो पहले 100 का होगा, लेकिन वो तुमको 20 रुपए फिर वापस कर देंगे। तो पहले कैश आउटफ्लो यानी कि पहले आपके जेब से गया पूरा 100 रुपए, लेकिन आपको बाद में 20 रुपए और मिल गया, तो अल्टीमेटली फिर भी आपके जेब में बचा, मतलब जेब से गया जो गया वो कितना गया, 80 रुपए ही गया। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये जो ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम है ना, एग्जम्पशन स्कीम दो प्रकार के हैं। एक है एडवांस ऑथराइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं बेटा डबल ए। ठीक है, डबल ए, आ नहीं कहेंगे ना, इसको क्या कहेंगे, डबल ए। और दूसरा है आपका DFIA, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन। क्या है आपका?
ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी आपको अच्छे से देखना है, ठीक है, और दोनों में क्या खासियत है वो भी देखना है। 5-5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। रेमिशन के अंदर पहले जो स्कीम थे उनका नाम हुआ करता था SEIS, MEIS, ये सारे स्कीम हुआ करते थे। तो अगर आप स्कैनर देखोगे ना तो आपको ये सारे स्कीम के नाम भी दिखेंगे, लेकिन अब ये सारे स्कीम एग्जिस्ट नहीं करते। अब जो स्कीम अभी चल रहा है उसको बोलते हैं रोड टेप। गॉट इट एवरीवन? आर का रेमिशन, आर का मतलब यहाँ पे रेमिशन ही है। तो रोड टेप स्कीम चलता है। SEIS और MEIS आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप उसमें बिल्कुल ध्यान मत देना। अब जो आपके सामने स्कीम है वो कौन सा है बेटा? रोड टेप। क्या ये बात आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया? तो अब एक एक करके ना इनके बारे में समझते हैं। एडवांस ऑथराइजेशन से अपन शुरू करते हैं, और ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम में आने लायक टॉपिक है, तो आपको इसे थोड़ा भी बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है? लिखिए, इट इज अ ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम, it is a duty exemption scheme for importers of foreign input and exporter of foreign good अब इसका क्या मतलब हुआ? फॉरेन, सॉरी, थोड़ा सा एक वर्ड गलत हो गया, ऐसा लिखना चाहिए, एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड, फॉरेन गुड नहीं, फिनिश गुड। अब इसका मतलब देखो क्या है। अब जैसे मैंने क्या किया, ये मैं हूं, मैंने क्या किया, कॉटन मंगाया अमेरिका से, ठीक है? कॉटन मैंने अमेरिका से मंगाया। वैसे अमेरिका के पास कॉटन नहीं है, वो बांग्लादेश और इंडिया से ही लेता है, पर जाने दो ना, खैर। अमेरिका से मैंने कॉटन मंगाया, तो ये मेरे लिए क्या बन गया? इनपुट। और इससे मैंने बनाया शर्ट, और इस शर्ट को मैंने एक्सपोर्ट कर दिया किसको? चाइना को। किसको एक्सपोर्ट कर दिया मैंने? चाइना को। तो पहले मैंने इंपोर्ट किया, मैंने इंपोर्ट क्या किया? कॉटन, और उससे क्या बनाया? शर्ट, और उस शर्ट को मैंने क्या किया? एक्सपोर्ट कर दिया चाइना में। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर बच्चों में 25 रुपए का कॉटन लेता हूँ, ठीक है, तो ऑब्वियसली शर्ट तो मेरा 25 रुपए में नहीं बेचूंगा, शर्ट को बेचूंगा 100 रुपए में। तो इजीली मेरे को यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है कि मेरा इंपोर्ट जो है वो 25 का हो रहा है, एक्सपोर्ट जो हो रहा है मेरा 100 का हो रहा है, यानी हमारे देश में 75 रुपीज का यहाँ पे फायदा हो रहा है। बात समझ रहे हो? 25 का मैंने बाहर से सामान मंगाया, तो 25 के हिसाब से डॉलर गया, लेकिन मैं 100 रुपए का सामान बेच भी तो रहा हूं, तो उससे डॉलर आ भी तो रहा है। तो ज्यादा डॉलर आ रहा है और कम डॉलर जा रहा है। तो सरकार बोलती है जब भी आप कोई गुड्स को इंपोर्ट करते हो ना, इंपोर्ट करने के ऊपर लगता है बेटा कस्टम ड्यूटी। इंपोर्ट करने के ऊपर क्या लगता है? कस्टम ड्यूटी। जब आप कोई सामान इंपोर्ट करोगे, कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। लेकिन हम इस स्कीम के अंदर आपकी इस कस्टम ड्यूटी को क्या कर देंगे बेटा? माफ कर देंगे। क्या कर देंगे? माफ कर देंगे। अगर आप उससे सामान को मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करते हो तो, ठीक है? तो ये जो हमको फायदा मिल रहा है ना इंपोर्ट ड्यूटी माफ होने का, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस फॉर अवेलिंग द बेनिफिट, कंडीशंस फॉर अवेलिंग द बेनिफिट। इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगा। गॉट इट एवरीवन? इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगा। कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पे, वो कंडीशंस आपको पूरे करने पड़ेंगे। सबसे पहला, एक्चुअल यूजर कंडीशन। सबसे पहला क्या है बेटा? एक्चुअल यूजर कंडीशन। एक्चुअल यूजर कंडीशन का यहाँ पे मतलब हुआ कि अगर बेनिफिट आपने लिया है, तो मतलब बेनिफिट के लिए अप्लाई अगर आपने किया है, तो पूरा प्रोसेस भी आप ही को करना पड़ेगा, कोई और नहीं कर सकता। जैसे मेरे यहाँ पे क्या होता था कि जब मान लीजिए पंडित जी कहते थे कि शिव जी को ना 2 लोटा रोज पानी देना है, तो मैं बचपन में थोड़ा आलसी था, तो मैं नहीं जाता था, तो मेरे बदले मम्मी चले जाती थी और मेरे नाम से वो चढ़ा देती थी। तो यहाँ पे बेनिफिट मिला मुझे, लेकिन काम किसने किया? मम्मी ने। क्या ये यहाँ पे हो सकता है? क्या नहीं। अगर बेनिफिट आप ले रहे हो तो काम भी आप ही को करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? यानी अगर ये स्कीम आपने लिया है, तो पूरा मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करने का पूरा काम कौन करेंगे? आप करेंगे। क्लियर हुआ? दूसरा, वैल्यू एडिशन शुड बी, वैल्यू एडिशन शुड बी एटलीस्ट 15%। इसका क्या मतलब है? वैल्यू एडिशन क्या होता है? अगर मान लो आपने सामान इंपोर्ट किया, मान लो 100 रुपए का, 100 रुपए का,
तो कम से कम 15% आपको उसमें मिलाना पड़ेगा। तो जब आप एक्सपोर्ट कर रहे होंगे तो मिनिमम कितने रुपए पे आप एक्सपोर्ट करेंगे बेटा? 115 रुपए पे। आप 115 रुपए से कम में अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो हम आपको किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं देंगे। मिनिमम वैल्यू एडिशन कितना रखा गया है बेटा? 15%। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैंने सामान 100 रुपए में लिया है तो अगर मैं उससे मैन्युफैक्चरिंग करके अगर मैं 100 रुपए का ही बेच रहा हूं, कोई मतलब नहीं है। कम से कम 15% एक्स्ट्रा भाव पे आपको उसे बेचना है। Got it everyone? क्लियर हुआ ये सभी को? तीसरा, द गुड्स शुड बी इंपोर्टेड विद इन द गुड्स शुड बी इंपोर्टेड विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑथराइजेशन। यानी कि जब आपको परमिशन मिल गया ना तो उसके 12 महीने के अंदर अंदर आपको सामान ले लेना है, इंपोर्ट करवा लेना है। पहले आप परमिशन मांगो, उसके बाद आप इंपोर्ट करो। परमिशन कैसे मांगोगे? कि सर मैं जो भी सामान इंपोर्ट कर रहा हूँ ना, मैं उसे मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर दूंगा, आप मेरा ड्यूटी माफ कर दो। ऐसे करके आप परमिशन ले रहे हो। ऑथराइजेशन मतलब है परमिशन। और इस परमिशन को मिलते ही 12 महीने के अंदर अंदर इंपोर्ट करना है। आगे, द गुड्स शुड बी एक्सपोर्टेड द गुड्स शुड बी एक्सपोर्टेड विद इन 18 months। एक बार सामान आ गया, आने के बाद बेटा 18 महीने के अंदर अंदर आपको उसे एक्सपोर्ट भी कर देना है। यानी बहुत स्ट्रिक्ट टाइमलाइन यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है। गॉट इट एवरीवन? अब बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलेंगे? एग्जम्पशन फ्रॉम, जितनी भी ड्यूटी आपने सुनी है ना, सारा नाम आप लिख दीजिए। सारी चीजों का आपको यहाँ से एग्जम्पशन मिल जाएगा। जैसे बेसिक कस्टम ड्यूटी, ओहो, बेसिक कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, आईजीएसटी। या आप लोगों ने थोड़ा सा कस्टम टैक्स, कस्टम ड्यूटी अगर आप पढ़ा होगा ना तो आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, और लास्ट सेफ गार्ड ड्यूटी। ये सारे के सारे ड्यूटी का आपको बेनिफिट मिलेगा। यानी ये सारे के सारे ड्यूटी जो आपके ऊपर लगते थे, अब वो कोई भी ड्यूटी आपके ऊपर नहीं लगेगा। क्लियर हो गया बेटा आप सभी को? अब इसके बाद जो अगला स्कीम आता है उसका नाम है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन। क्या नाम है बेटा? DFIA, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन। अगेन इसके अंदर जो पहला पॉइंट आप लिखेंगे वो तो सेम ही लिखेंगे। इट इज अ ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम। इट इज अ ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम। दोनों भाई भाई हैं, पहला वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल सेम है। कंडीशंस बस थोड़े से अलग है। कंडीशन सर क्या अलग है? सबसे पहला कंडीशन, नो एक्चुअल यूजर कंडीशन। यानी कि अगर बेनिफिट, वो जो मम्मी वाला एग्जांपल मैंने लिया था ना, कि बेनिफिट मैंने लिया है, काम मम्मी कर रही है तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। नो एक्चुअल यूजर कंडीशन। दूसरा, मिनिमम वैल्यू एडिशन ऑफ मिनिमम वैल्यू एडिशन ऑफ 20%। यहाँ पे फर्क क्या है? अगर मान लो कि मैं सामान अगर लेकर आ रहा हूँ 100 रुपए का, अगर आपको ये वाला स्कीम अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो आपको कम से कम 20% का वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। यानी जब मैं उस सामान को बेचूंगा तो कम से कम 120 रुपए में मुझे उसे बेचना पड़ेगा। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? चलिए, 120 रुपए मिनिमम अमाउंट हो गया ना, इससे ज्यादा मैं बेचूंगा तो भी चलेगा, कम में नहीं बेच सकता अगर मेरे को इसका बेनिफिट चाहिए तो। तीसरा, आ, हाँ, तीसरे के अंदर नो एक्चुअल यूजर कंडीशन, और कुछ चीजों के ऊपर ना ये एप्लीकेबल भी नहीं है, वो भी बता देता हूँ। तो उसको अपन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म बोलते हैं। तो आप भी एक काम करो, पूरी लिस्ट मत याद रखो, बस उतना ही लिख लो। तो आप लिखो, स्ट्रिक्टली स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स टू बी adhered
Point number D, the only benefit available is the only benefit available is बेसिक कस्टम ड्यूटी। यानी कि आपको यहाँ पे सारे ड्यूटी माफ हो जाएंगे ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेटा बेसिक कस्टम ड्यूटी ही माइनस होगा, बाकी कुछ माइनस नहीं होगा। इट कैन बी अवेल्ड, इट कैन बी अवेल्ड पोस्ट इंपोर्ट एज वेल। पोस्ट इंपोर्ट का मतलब क्या हुआ बेटा, कि अगर पहले वाले एडवांस ऑथराइजेशन में क्या था कि परमिशन लो, परमिशन लेने के बाद इंपोर्ट करो 12 महीने में, फिर एक्सपोर्ट करो। यहां पे आपने परमिशन लिया ही नहीं, इंपोर्ट कर दिया, फिर आपको नींद आई, अरे सपन सॉरी नींद आई बोल रहा हूँ, मतलब कि आपकी नींद टूटी और आपने बोला अरे 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 मैंने तो इसको एक्सपोर्ट करना है तो चलो बेनिफिट ले लेते हैं, तो अब आपको डीएफआईए में आना पड़ेगा। समझ में आया? यानी कि इंपोर्ट अगर हुआ नहीं है तो आप एडवांस ऑथराइजेशन में जा सकते हो, पर एक बार अगर आपका इंपोर्ट हो गया उसके बाद अगर आप परमिशन लेते हो तो आपको डीएफआईए का बेनिफिट मिलेगा, एडवांस ऑथराइजेशन का नहीं मिलेगा। लास्ट, इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। जैसे कि मम्मी ने किया कर्म और उनको लग रहा है कि उसका पुण्य मुझे मिल जाएगा, ट्रांसफर पुण्य मुझे हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी आप ले सकते हो और लेने के बाद किसी और को आप ट्रांसफर कर सकते हो। गॉट इट एवरीवन? आपने स्कीम ले लिया, लेने के बाद आपने किसी और को ट्रांसफर कर दिया कि भाई देख मेरे पास परमिशन है पर तू यूज कर ले, उसके बदले मुझे कुछ पैसा दे देना। वैसे यहाँ पे मैं उसको फ्रीली ट्रांसफर कर सकता हूँ, कोई इशू वाली बात यहाँ पे नहीं है। गॉट इट एवरीवन? तो डिफरेंस आपको देखने मिल गया होगा। पहला डिफरेंस तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू एडिशन में 15% है, एक जगह पे 20% है। दूसरा अगर आप देखें तो एक जगह पे सारी ड्यूटी माफ होती है, दूसरी जगह पे बेसिक कस्टम ड्यूटी माफ होती है। एक जगह पे बेटा इनपुट आउटपुट नॉर्म्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, यानी सारे गुड्स के ऊपर नहीं है लेकिन वो सारे गुड्स के ऊपर ही ऑलमोस्ट मान के चलिए। ये बेटा पोस्ट इंपोर्ट में हो सकता है पर वो प्री इंपोर्ट में करना पड़ेगा। ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है पर वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। तो इसके जो बेसिक डिफरेंसेस है उसको भी आप याद रखना, आपके लिए अच्छा होगा। अब आता है बेटा तीसरा चीज जिसको हम बोलेंगे रोड टेप। क्या बोलेंगे? रोड टेप। तो ये हमारी तीसरी चीज आ जाती है जो कि एक ड्यूटी रेमिशन स्कीम है। लिखिए, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट स्कीम, ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट स्कीम is a core program of DGFT, कोर प्रोग्राम ऑफ डीजीएफटी, डीजीएफटी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, आई होप आपको याद हो गया होगा। विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, ऑन बोलना चाहिए, January 1 2021 to replace, to replace MEIS, merchandise export from India scheme, merchandise export from India scheme, from India scheme, which complies with the, which complies with the WTO फ्रेमवर्क। क्योंकि WTO भी ये करने बोलता है कि आप लोगों को ना बेनिफिट दीजिए कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या करें, एक्सपोर्ट करें, और एक्सपोर्ट करने के बाद उनकी जो भी ड्यूटी लगी थी इंपोर्ट करते समय वो आप उनको वापस कर दीजिए। समझ रहे हो बेटा? कि मैंने कोई स्कीम नहीं लिया, मैं एडवांस ऑथराइजेशन भी नहीं लिया, मैंने डीएफआईए भी नहीं लिया, मैंने एक्सपोर्ट किया और मैंने प्रूव किया कि देखो मैंने जो सामान इंपोर्ट किया था उसी से मैंने सामान बनाकर या उसी को यूज करके मैंने एक्सपोर्ट किया है। ठीक है? जैसे होता ही है ना, जैसे ये कैलकुलेटर है, ये मैंने अमेरिका से इंपोर्ट किया और फिर चाइना को भेज दिया। अब जब मैंने इसको एक्सपोर्ट किया है तब मैं उनको कहूंगा कि देखो मैंने इंपोर्ट किया था, इंपोर्ट करते समय जो ड्यूटी मैंने भरी थी ना वो तुम मुझे अब कैशबैक टाइप का दे दो। तो उसको बोलते हैं रेमिशन। क्या बोलते हैं बेटा उसको अपन? रेमिशन। गॉट इट एवरीवन? आगे आ जाते हैं। द स्कीम कवर्स, द स्कीम कवर्स नहीं, द स्कीम गिव्स बेनिफिट ऑफ, द स्कीम गिव्स बेनिफिट ऑफ various duty remissions, various duty remissions like fuel tax,
इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी, एक्सेट्रा, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, एक्सेट्रा। आगे, all kind of export, all kind of exports like SEZ and deemed export and deemed export are also covered under this scheme, आर ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस स्कीम। यानी कि आपने सच में एक्सपोर्ट किया हो या वो जो अपन डीम्ड एक्सपोर्ट मान लेते हैं वो भी किया होगा तो भी आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। गॉट इट एवरीवन? अब देखिए, अब मैं थोड़ा ऊपर आता हूँ, वापस एक छोटी सी चीज मैं आपको समझाता हूँ। ड्यूटी यहाँ पे एग्जम्पशन और रेमिशन दोनों मैंने क्लियर कर दिया, एडवांस ऑथराइजेशन, डीएफआईए, रोड टैप। अब देखिए ये जो तीनों चीजें है ना, ये तीनों चीजें बेटा आमतौर पे होता है इनपुट्स के ऊपर। इनपुट्स मतलब जैसे मैंने कैलकुलेटर मंगाया और कैलकुलेटर ही बेच दिया, कैलकुलेटर मंगा के कैलकुलेटर ही बेचा, तो आपको ये तीनों का फायदा मिलता है। लेकिन क्या हो अगर मैंने कैपिटल गुड मंगाया हो तो तब मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? तो फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गुड एक और स्कीम बनाया गया है बेटा, जो कि है ईपीसीजी स्कीम, एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड स्कीम, एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड स्कीम। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, मैंने कैलकुलेटर खरीदा और कैलकुलेटर खरीद के अमेरिका से मैंने कैलकुलेटर खरीद के चाइना में कैलकुलेटर बेच दिया, ये डबल ए, डीएफआई ए, रोड टैप तीनों में कवर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो मैंने अमेरिका से कैलकुलेटर ना खरीद के मैंने कैलकुलेटर बनाने का मशीन खरीदा, कैलकुलेटर बनाने का मशीन क्या होगा बेटा? कैपिटल गुड होगा। कैपिटल गुड यानी वो गुड जो कि कंज्यूमर गुड को बनाती है। अब तो कैलकुलेटर मशीन मैंने खरीदा इंडिया में, अब उससे मैंने कैलकुलेटर्स बनाए और उन कैलकुलेटर्स को अगर मैं चाइना में भेजूंगा, बेचूंगा, ठीक है, एक्सपोर्ट करूंगा, ठीक है, तो मुझे कौन सा बेनिफिट मिलेगा? मुझे मिलेगा ईपीसीजी का बेनिफिट। ये जो मैंने मशीन खरीदा है, क्योंकि मशीन तो मेरे ही पास रहने वाला है बेटा, क्या मैं कभी मशीन को बेचने वाला हूँ क्या? नहीं, मशीन हमेशा मेरे पास ही रहेगा। तो मैंने सिर्फ इंपोर्ट किया, लेकिन वो कभी भी एक्सपोर्ट नहीं होने वाला, लेकिन उससे बने हुए सामान तो एक्सपोर्ट होंगे ना। तब मुझे कौन सा बेनिफिट मिलेगा? ईपीसीजी का। क्लियर हुआ? लेकिन अगर मैं कैलकुलेटर खरीद के अगर मैं कैलकुलेटर खरीद के अगर चाइना में कैलकुलेटर बेचता तो मुझे एडवांस ऑथराइजेशन, डीएफआईए और आपका रोड टैप तीनों मिल जाता। क्या ये बात समझ में आया? फर्क समझ में आया बेटा? अब तीनों में से एडवांस ऑथराइजेशन बेटा प्री इंपोर्ट, यानी पहले पूछना पड़ता है, फिर पूरी प्रक्रिया होती है। आपने इंपोर्ट कर दिया उसके बाद तो बेटा आप डीएफआईए में ही जा सकते हो। अगर परमिशन बिना लिए आपने इंपोर्ट कर लिया था, अब डीएफआईए में जाओ। अब आपने ना इंपोर्ट करते समय पूछा ना इंपोर्ट करने के बाद पूछा, आपने अगर पोस्ट एक्सपोर्ट यानी एक्सपोर्ट भी कर दिया उसके बाद आपको बेनिफिट चाहिए तो आप कहाँ जाओगे? रोड टैप में जाओगे। क्या ये फर्क समझ में आ रहा है आपको? क्लैरिटी मिल रही है बेटा? मैं अभी तक इंपोर्ट ही नहीं किया हूं तो मैं एडवांस ऑथराइजेशन में जा सकता हूँ। इंपोर्ट ऑलरेडी कर लिया, अब मैं डीएफआईए में जाऊंगा। अब मैंने एक्सपोर्ट भी कर दिया, इंपोर्ट भी हो गया, एक्सपोर्ट भी हो गया, सब कहानी खत्म हो गई। अब मैं रोड टैप में जाऊंगा। क्लियर है? अच्छा, गुड्स को अगर मैं मतलब मैं कैपिटल गुड अगर मैं खरीद रहा हूँ तो कैपिटल गुड अगर मैं इंपोर्ट करवा रहा हूँ तो उसको तो मैं कभी एक्सपोर्ट करूंगा ही नहीं, उससे बने हुए सामान को मैं एक्सपोर्ट करूंगा। क्लियर हुआ? तब कौन सा स्कीम लगेगा बेटा? ईपीसीजी। कौन सा स्कीम लगेगा प्यारे बच्चों? ईपीसीजी। क्लियर हुई आपको ये बातें? चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा अपन लिख भी लेते हैं, बिना लिखे तो भैया काम नहीं चलेगा, बड़ा खतरनाक टॉपिक है। तो ईपीसीजी आ भी सकता है एग्जाम में, ठीक है भी ऐसा टॉपिक। तो सबसे पहला पॉइंट आप इसके अंदर लिखिए, इट इज अ स्कीम which benefits the importer of which benefits the importer of कैपिटल गुड। कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड दो प्रकार के गुड होते हैं, ये तो आई होप आपको पता ही होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। अब जैसे चिप्स का पैकेट रखा हुआ है वो क्या है? कंज्यूमर गुड, क्योंकि उसे सीधा कंज्यूम कर लिया जाता है। लेकिन चिप्स के पैकेट को किसी मशीन ने तो बनाया ही होगा ना, कोई तो मशीन होगा जो जैसे कि चिप्स तल के निकलता होगा, वो पैकेट होता होगा, तो वो जो मशीन है उसको कोई बेचता नहीं है, पर उस मशीन से ही कंज्यूमर गुड निकलता है। तो उस मशीन को अपन क्या बोलेंगे बेटा? कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो इट इज अ स्कीम विच बेनिफिट्स द इंपोर्टर ऑफ कैपिटल गुड,
यानी जो कैपिटल गुड को इंपोर्ट कर रहा है, एंड मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट द फिनिश गुड्स एंड एक्सपोर्ट द फिनिश गुड, तो मैं उसी कैपिटल गुड की मदद से सामान को बनाऊंगा और बनाने के बाद जब मैं उसे एक्सपोर्ट करूंगा तो मुझे उस पर बेनिफिट मिल जाएगा। सिर्फ इंपोर्ट करने से काम नहीं चलेगा, मुझे उसे सामान बनाना भी और एक्सपोर्ट भी करना है। सरकार चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें। द इम्पोर्ट शुड बी मेड द इम्पोर्ट शुड बी मेड विद इन 24 months of the authorization within 24 months of the authorization। तो जब आपको ये परमिशन मिला कि जा मुन्ना जाके इंपोर्ट कर ले, तो उसके 24 महीने के अंदर अंदर आपको ये इंपोर्ट भी कर लेना है। यानी कि आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है कि भैया नहीं बाद में कर लेंगे, हमें तो एक बार परमिशन मिल गया तो कभी भी कर सकते हैं। नहीं भैया, आपके पास यहाँ पे कितना समय है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ 24 महीने का यहाँ पे आपके पास समय है। चलिए, तीसरी चीज क्या है बच्चों इसके अंदर? द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन शैल बी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है? ड्यूटी, कि हमको कम से कम कितना एक्सपोर्ट करना है। द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन at least should be at least 6 times of duties, taxes and cess saved। The obligation should be fulfilled in 6 years। तो बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपने अगर कुछ इंपोर्ट किया और इंपोर्ट करने पे मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए का जो ड्यूटी था वो देना पड़ता आपको। ठीक है बेटा, 1 लाख का सामान आपने इंपोर्ट नहीं किया है। मैंने आपको कहा कि जितना भी आपने वैल्यू इंपोर्ट किया है उस पे मान लो 1 लाख रुपए का ड्यूटी था। मान लो 20,000 रुपीज का मान लो टैक्स था, जैसे आईजीएसटी लगता है ना, मान लो आईजीएसटी। सो सॉरी खैर क्लास नहीं रुकेगी चाहे कुछ भी हो जाए, तो ऐसे कभी कभी बीच में हो जाते हैं हाथ से। तो ये 20,000 का मान लो आईजीएसटी था और मान लो कि 5,000 रुपए का सेस था। ऐसे मान लो क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। वैसे तो अभी तक कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आया है, पर मैं आपको प्रैक्टिकल करके एक बार बता रहा हूँ। तो ये कुल मिला के आपको कितना हो गया? 1,25,000 रुपए का आपको यहाँ पे मान लो इन्होंने सेविंग कर दी। कहा कि चलो आपको 1,25,000 रुपए देने की जरूरत नहीं है, जिसमें 1 लाख रुपए का ड्यूटी है, 20,000 रुपए का आईजीएसटी है, 5,000 रुपए का सेस है। अब आपको इसका 6 गुना, यानी 1,25,000 का 6 गुना कितना होता है साहब? 1,25,000 का 6 गुना फिर ये होता है 7,50,000। आपको इतना अमाउंट का एक्सपोर्ट करना है। कितने अमाउंट का आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा? 7.5 लाख रुपए का आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। कितने सालों में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा? मान लीजिए कि अगर आपको ये बेनिफिट 2026 में मिला है तो वहां से 6 साल यानी 2032 के पहले पहले आपको इतना एक्सपोर्ट कर लेना है। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई बेटा एकदम अच्छे से? तो 6 गुना जितना भी आपको फायदा मिला, फायदा आपको क्या मिला? सर आपको ड्यूटी नहीं देनी पड़ी, टैक्स नहीं देना पड़ा, सेस नहीं देना पड़ा, यही तो आपको फायदा मिला। जितना आपको फायदा मिला उसका 6 गुना आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। वो भी कितने समय के अंदर अंदर करना पड़ेगा बेटा? 6 साल के अंदर अंदर आपको करना पड़ेगा। गॉट इट एवरीवन? यहां तक क्लियर हुआ? आगे कितने पॉइंट हो गए हमारे? 1 2 3 3 पॉइंट हो गए हमारे, 2 पॉइंट और बाकी हैं बस। एक और पॉइंट क्या है हमारा? जस्ट अ सेकेंड। हाँ, फॉलोइंग आइटम्स आर एलिजिबल फॉर फॉलोइंग आइटम्स आर एलिजिबल फॉर फॉलोइंग आइटम्स आर एलिजिबल फॉर एपीसीजी स्कीम। अब कौन कौन से आइटम्स एलिजिबल हैं? तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, कैपिटल गुड तो एलिजिबल हो ही होगा। तो कैपिटल गुड, अब कैपिटल गुड 2 प्रकार के होते हैं, वैसे बहुत सारे प्रकार के होते हैं, इंक्लूडिंग आप कह लीजिए सेमी नॉक्ड गुड्स, कंप्लीटली नॉक्ड गुड्स। इसका मतलब क्या होता है? गुड्स होते हैं जैसे हम लोग मैंने अभी कुछ समय पहले ना जैसे अमेजोन से रैक मंगाया था, शू रैक मंगाया था।
अब वो शू रैक जब आया तो मैंने देखा कि उस शू रॉक में ना दो ऐसे बड़े बड़े डंडे थे और बीच में ऐसे छोटे छोटे डंडे थे जिसको जोड़ के उसके ऊपर शू को रखना था। इसको अपन बोलेंगे सेमी नॉकडाउन। सेमी नॉकडाउन का मतलब है सामान जो आया है वो पूरा एक एक नहीं आया है, वो टूट टूट के आया या पार्ट पार्ट में आया है, उसे जोड़ के पूरा सामान बनाना पड़ेगा। इसको अपन क्या बोलेंगे? सेमी नॉकडाउन। पर उसका एक पार्ट जो बड़ा वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा है, छोटे छोटे पार्ट को आपको जोड़ना पड़ेगा। सीकेडी का मतलब होता है कंप्लीटली नॉकडाउन, यानी उसका कोई बड़ा पार्ट भी यहाँ पे जुड़ा हुआ नहीं है। ये पूरा पूरा छोटे से छोटा बड़े से बड़ा हर पार्ट आपको जोड़ना पड़ेगा, तभी आप उसको यूज कर पाएंगे। उसे अपन क्या बोलते हैं? कंप्लीटली नॉकडाउन। जैसे बचपन में आपने लेगो खेला होगा, लेगो खेला है कि नहीं बचपन में आप लोगों ने? तो लेगो में छोटे छोटे पीसेस होते हैं, हर पीस छोटे छोटे टूटा है, उसको जोड़ के आप महल बनाते हैं, कभी ट्रेन बनाते हैं, कभी गाड़ी बनाते हैं। दैट इज कंप्लीटली नॉकडाउन। अब मैं आपके लेवल पे एग्जांपल दे रहा हूँ ना। अब देखिए, जब रियल लाइफ में होता है तो रियल लाइफ में कोई लेगो को नहीं एक्सपोर्ट करेगा, इंपोर्ट करेगा। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे लेगो है, छोटे छोटे पीसेस में बटा हुआ है, आप उसको जोड़ के बड़ा सामान बनाते हो, उसको क्या बोलते हैं अपन? कंप्लीटली नॉकडाउन। और जैसे आपका जो शू रैक है, शू रैक में एक पीस जो है वो बहुत बड़ा सा ऑलरेडी अच्छे से आ चुका है, बाकी छोटे छोटे पीसेस बस आपको और जोड़ने हैं, तो वो क्या हो गया बेटा? आपका सेमी नॉकडाउन। क्लियर हुआ? बाकी आपसे इसका डेफिनेशन नहीं मांगेगा, ये वर्ड आया तो मुझे लगा कि आपको भी पता होना चाहिए करके मैंने बता दिया। चलिए, और कौन कौन से गुड्स हैं भैया? अब इसके साथ और क्या आएगा? कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने अपने घर में जब कैमरा लगाया सर्वेलेंस के लिए कि हमारे घर के बाहर एक कैमरा होना चाहिए, एक एंट्रेंस पे कैमरा होना चाहिए, तो उसने कैमरा तो लगाया ही लगाया, साथ में हमारे टीवी में ना वो कैमरा से अपन देख सके उसका पूरा सॉफ्टवेयर भी उसने फिट करके दिया। तो कई बार जो सामान आता है, सामान के साथ सॉफ्टवेयर भी आता है, तो वो सॉफ्टवेयर भी इसका पार्ट हो गया। तीसरा, स्पेयर्स, मोल्ड्स, डाइस। अब जैसे आप टीवी लाते हैं तो टीवी के साथ क्या छोटी छोटी बहुत सारी चीजें आती हैं, है ना? वो सारी चीजें भी रहेंगी। जिग्स, फिक्सचर्स, नट, बोल्ट, छोटी छोटी बहुत सारी चीजें आती है ना। साथ में आप वॉशिंग मशीन मंगाते हैं तो वॉशिंग मशीन में भी छोटे छोटे कुछ कुछ पार्ट्स आते हैं, जो कि कभी अगर मान लीजिए कभी कोई एक पार्ट खराब हो गया तो उसमें आप यूज कर सके। अभी जैसे मैंने ईयरफोन मंगाया था, तो ईयरफोन तो आया ही आया, उसमें साथ में जो बर्ड्स होते हैं वो भी आए, कि कभी आपका बर्ड खराब हो गया, घूम गया, तो आप उस जगह पे उसको यूज कर सकें। गॉट इट एवरीवन? लास्ट, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? जो उसको यूज करने में आपकी हेल्प करता है। गॉट इट एवरीवन? क्या एग्जांपल दूं मैं आपको कैटलिस्ट में? कैटलिस्ट में अभी फिलहाल तो मुझे कुछ एग्जांपल ऐसे याद नहीं आ रहा है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जैसे आप मान लो कि ये डब्बा है, अब इस डब्बे में मेरे ईयरफोन पड़ा हुआ है, ठीक है? अब ये ईयरफोन का अगर ये डब्बा नहीं होता तो क्या मैं इस ईयरफोन को यूज कर पाता ठीक से? नहीं कर पाता। तो ये मेरी हेल्प कर रहा है कहीं ना कहीं, मैं इसको यूज कर सकूं उसमें। तो ये मेरे लिए क्या बन गया? कैटलिस्ट। तो आप इन चारों को अगर आप मंगाएंगे तो भी कोई इशू यहाँ पे नहीं होगा। गॉट इट एवरीवन? क्लियर हुआ आप लोग को यहाँ तक पूरा? अब यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है क्या? मैं एक बार देख लेता हूँ जस्ट। यस यस यस, सारे पॉइंट कवर हो गए। हम्म, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे कवर हो गए, तो आपका ये ईपीसीजी स्कीम भी खत्म हो गया। तो जितने भी स्कीम आपके सिलेबस में थे वो सारे के सारे स्कीम यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब एक दो जो नई नई बातें हमारे यहाँ पे आई है उनको एक बार अपन पढ़ते हुए चलेंगे। रेडी हैं आप लोग? तो आपकी स्कीम्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। देखिए, अब ये जो टॉपिक है बेटा, ये एकदम नया नया नवा नवा टॉपिक है, आने के चांस कम है, लेकिन एक बार पढ़ते हुए चलते हैं। हम लोग अभी ई कॉमर्स एक्सपोर्ट पे भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ऑनलाइन ही, मतलब सिर्फ फिजिकली हम एक्सपोर्ट करें, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का भी हेल्प ले और उससे भी हमारे एक्सपोर्ट को अपन कहीं ना कहीं क्या करें? बढ़ाएं। जैसे आपको पता होगा, अली बाबा करके एक वेबसाइट है, शायद आपने सुना होगा। अब ये चाइना की वेबसाइट है, चाइना से आप बहुत सारे सामान यहाँ पे मंगा सकते हैं। अब जैसे लोग हमारे यहाँ पे ना रायपुर में 5-5 6-6 हजार का सूट बेचते हैं, और वो अली बाबा में 500-600 रुपए में मिल जाता है। तो अली बाबा से मैंने बल्क ऑर्डर किया, 100 सूट मैंने मंगाए, 500 रुपए का एक सूट आया, उसको मैंने 5 हजार का दुकान में लगा के बेच दिया। तो सोचो चाइना वाले कितना ह्यूज स्केल पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, कि उनका कॉस्ट इतना कम आ जा रहा है कि हम मजबूर है कि हम उनसे सामान ले ले, क्योंकि कहीं भी और से सामान लेंगे तो सूट इतना सस्ता नहीं मिलेगा, लेकिन चाइना से अपन ले रहे हैं तो मिल गया। गॉट इट? तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी अपनी एक्सपोर्ट्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की मदद से पूरे दुनिया में फैलाएं। तो इन्होंने इसलिए बनाया निर्यात बंधु स्कीम। जब से बीजेपी आई है, आप देखेंगे थोड़े जो स्कीम के नाम है ना वो सारे हिंदी में है, तो ये भी है एक निर्यात बंधु।
निर्यात का मतलब क्या होता है बेटा? एक्सपोर्ट। बंधु का मतलब तो आपको पता ही है, फ्रेंड। तो एक्सपोर्ट में फ्रेंड की तरह ये आपको हेल्प करेगा, और जो नए नए चैनल ऑफ एक्सपोर्ट है वो आपको कहीं ना कहीं लेकर आएगा, उसका प्रमोशन करेगा, वो आपको बताएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसका इस्तेमाल करें। अंडर द एनबीएफ, एनबीएफ का मतलब क्या हो गया बेटा? निर्यात बंधु स्कीम। डीजीएफटी शेल ऑर्गेनाइज आउटरीच एक्टिविटी वर्कशॉप, लोगों को बताएगा, बहुत सारे सेमिनार्स कराएंगे, ठीक है। और इनके साथ इंडस्ट्री पार्टनर, बहुत सारे लोग को जोड़ेंगे, नॉलेज पार्टनर्स को जोड़ेंगे, और जोड़ जोड़ के लोगों को नॉलेज देंगे कि देखो ये सारे अलग अलग स्कीम, इसके अंदर आप एक्सपोर्ट करिए और आपका एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगा। इन एडिशन टू इंक्रीजिंग अवेयरनेस एज वेल एज कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ ई कॉमर्स एक्सपोर्ट इन पार्टनरशिप, वही सेम पॉइंट यहाँ पे लिखा है, ठीक है। आगे आ जाते हैं अपन। इसके लिए इन्होंने हब्स भी बनाए। अब जैसे मान लीजिए जो नागपुर है, गुजरात में अहमदाबाद है, ये सारे जो हब्स हैं, वहां पे इन्होंने क्या किया? डेवलप किया उसको, और अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बिल्ड किया है। वहां पे अलग अलग क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी दूसरे दूसरे देशों के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। इसका नाम क्या रखा है इन्होंने? ई फेच। यहाँ पे इसका क्रिएशन क्यों किया गया है? ये प्राइवेट इनिशिएटिव में है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी पैसा लगा रही है, प्राइवेट लोग भी पैसा लगा रहे हैं, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो और ज्यादा से ज्यादा ई कॉमर्स एक्टिविटीज डेवलप हो। गॉट इट एवरीवन? नेचर क्या रहेगा यहाँ पे? ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स अपन लेने की कोशिश करेंगे, एक्सपोर्ट ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। स्टोरेज फैसिलिटीज रहेगा, पैकेजिंग फैसिलिटी रहेगा, लेबलिंग फैसिलिटी रहेगा, सर्टिफिकेशन रहेगा, टेस्टिंग रहेगा, ये सारी फैसिलिटी रहेगा। लॉजिस्टिक्स को हेल्प करेंगे बिल्ड करने का। अब जैसे हमारे देश में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि कुछ जगहों पे तो रोड और ये सारी चीजें बहुत अच्छी है, पर कुछ जगह पे बहुत खराब भी है, ठीक है। तो वो लॉजिस्टिक्स को बहुत बेटर करने की कोशिश करेंगे कि एक जगह से सामान दूसरी जगह पे बहुत ही आसानी से पहुंच सके। सारे के सारे गुड्स यहाँ पे क्या करेंगे? हैंडल करेंगे ये लोग, एक्सेप्ट वाले गुड्स जो प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड गुड्स में डील नहीं करेंगे, बाकी गुड्स में डील करेंगे, ठीक है। कहानी खत्म। स्कोमेट, ये आपको मैंने इंपॉर्टेंट कहा था क्लास में भी। स्कोमेट यानी एस फॉर स्पेशल, सी फॉर केमिकल, ओ फॉर ऑर्गेनिज्म, एम फॉर मटेरियल, ई फॉर इक्विपमेंट, टी फॉर टेक्नोलॉजी। से एकदम नया कंसेप्ट है, तड़प रहा है ये एग्जाम में आने को। तो स्कोमेट, स्कोमेट के अंदर क्या क्या चीजें आ गई एक बार फिर से? स्पेशल केमिकल, ऑर्गेनिज्म यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह, मटेरियल यानी सामान, इक्विपमेंट यानी कि अस्त्र, कोई चीजें है ना, जैसे ये आपका हेडफोन मेरा इक्विपमेंट है, एंड टेक्नोलॉजीज, जैसे कि एक सॉफ्टवेयर जिससे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर, ये हमारी क्या बन गई? टेक्नोलॉजीज। The SCOMET list is our national export control list of dual use item, munition and nuclear related item including software, and is aligned to द कंट्रोल लिस्ट ऑफ ऑल मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट। यानी कि इन चीजों पे हमारा फोकस क्या रहेगा बेटा? ज्यादा रहेगा। क्लियर हो गया? ये जो नाम इन्होंने हमने लिए उन सब चीजों के ऊपर हमारा ध्यान ज्यादा रहेगा कि हम इन चीजों का एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करें, ठीक है। इसको आप पढ़ते हुए चलें। डिफरेंट टाइप्स को अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि इसमें ना चीजें बहुत सारी हैं यार, अब एक एक चीज अगर आप वो करते हुए चलेंगे तो बहुत दिक्कत आएंगी आपको। हाँ, इसका नाम एक बार आप याद रख लीजिएगा। ये जो EOU, EHTP, FTP, BTP है, इन सारे लोगों को भी अपन कहाँ पे डालते हैं बेटा? डीम्ड एक्सपोर्ट मारते हैं। यानी ये है तो हमारे देश के अंदर ही, लेकिन अगर आपने यहाँ पे भी अगर सप्लाई किया है तो हम ये मान लेंगे जैसे कि आपने एक्सपोर्ट किया है। ये है हमारे देश के अंदर ही, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। EHTP हार्डवेयर, FTP सॉफ्टवेयर, B फॉर बायोटेक्नोलॉजी, ये सब है हमारे यहाँ पे। और P का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे? पार्क। तो ये सब है हमारे देश में ही, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि अगर आपने यहाँ पे अगर सप्लाई किया है तो जैसे आपने डीम्ड एक्सपोर्ट किया है, जितने भी बेनिफिट एक्सपोर्ट करने पे होते हैं वो सारे बेनिफिट आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। Got it? Deemed export for the purpose of this FTP refer to those transaction in which goods supplied do not leave country, हमारे देश के बाहर नहीं जा रहा है, लेकिन हम ये मान ले रहे हैं कि अगर आपने यहाँ पे सप्लाई किया तो जैसे आपने एक्सपोर्ट किया होगा। तो आपको सेक्शन नंबर 147 और CGFT एक्ट का यहाँ पे बेनिफिट आपको मिल जाएगा। क्लियर है? कौन कौन सी सप्लाई को अपन कहेंगे कि ये डीम्ड एक्सपोर्ट है, कौन कौन सी चीजों को अपन डीम्ड एक्सपोर्ट कहेंगे? तो सबसे पहले क्या बोल रहा है? अगर मैन्युफैक्चरर कर रहा है तो एडवांस ऑथराइजेशन या DFIA, EOU, FTP, EHTP, BTP, EPCG, इन स्कीम्स के अंदर जिसके बारे में अभी हमने बात की, या इन जगहों पे अगर आप सप्लाई करोगे तो हम उसे क्या मान लेंगे? डीम्ड एक्सपोर्ट, भले वो हमारे देश के बाहर ना जाए। क्लियर हो गया? ठीक है। बेनिफिट आपको क्या क्या मिलेगा बेटा? इन स्कीम्स का बेनिफिट आपको मिलेगा। ड्यूटी ड्रॉबैक आपको मिलेगा, ये आप लोग कस्टम के अंदर पढ़ते हैं। ड्यूटी ड्रॉबैक इज अगेन लाइक कैशबैक, कि पहले आप ड्यूटी पे करो,
और उसके बाद आपको वो वापस मिल जाता है। अगर आपने कोई भी एक्साइज ड्यूटी पे किया जो कि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर होता है, उसका भी आपको क्या हो जाएगा बेटा, रिफंड मिल जाएगा। क्लियर हुआ? चलो लास्ट टॉपिक के अंदर आ जाते हैं। लास्ट टॉपिक है बेटा हमारा क्वालिटी कंप्लेंट्स एंड ट्रेड डिस्प्यूट। अब देखो कौन कंप्लेंट कर सकता है। हमने अगर मान लो सामान बेचा है तो जिसको हमने बेचा वो कंप्लेंट कर सकता है। हमने किसी से सामान खरीदा है तो हम कंप्लेंट कर सकते हैं। यानी देखो अगर हम सामान बेच रहे हैं तो जिसको बेच रहे हैं वो कंप्लेंट करेगा। अगर हम किसी से सामान खरीद रहे हैं तो शायद हमने खराब सामान खरीद लिया हो गलती से, तो हम कंप्लेंट कर सकते हैं। तो यही लोग हैं जिन लोग कंप्लेंट करेंगे। देखिए कंप्लेंट्स रिसीव फ्रॉम फॉरेन बायर, हमने किसी को बेचा बायर कंप्लेंट करेगा। हमने किसी से खरीदा, कंप्लेंट्स ऑफ इंपोर्टर्स, हमने सामान खरीदा, हम कंप्लेंट कर सकते हैं। या तो कंप्लेंट्स ऑफ अनएथिकल कमर्शियल डीलिंग कैटेगराइज्ड एज नॉन सप्लाई या पार्शियल सप्लाई। मान लीजिए किसी ने हमको बोला कि भैया ये जो सामान है $1000 का है, हमने क्या बोलते हैं प्लेस कर दिया ऑर्डर। बाद में उन्होंने बोला नहीं नहीं $1000 का प्लस 20% और है, वो हमने आपको पहले नहीं बताया था लेकिन ये भी हमको देना ही पड़ता है। तो भैया हमने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। उन्होंने बोला नहीं नहीं अब $1000 हम आपको रिफंड नहीं करेंगे। तो यार हमने तो सप्लाई किया ही नहीं, या हमने तो सप्लाई लिया ही नहीं, नॉन सप्लाई, लेकिन ये तो आपने गलत किया। एक तो पहले आपने बहुत सारी बातें बताई नहीं, उसके बाद हमारा जो पैसा था वो आपने रिफंड नहीं किया। तो ये वाली कंप्लेंट्स भी हम आपके साथ कर सकते हैं। किसके सामने ये कंप्लेंट्स करेंगे बेटा? क्वालिटी कंप्लेंट एंड ट्रेड डिस्प्यूट के सामने अपन करेंगे। इसके लिए इन्होंने एक अलग से कमेटी बना के रखा है जिसका नाम क्या है, कमेटी ऑन क्वालिटी कंप्लेंट एंड ट्रेड डिस्प्यूट, जो कि सारे के सारे जो कंप्लेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं, जो हमने ऊपर की 3 बातें की, या तो जिसको हमने सामान बेचा यानी फॉरेन बायर, हमने सामान खरीदा यानी इंपोर्टर, या तो नॉन सप्लाई या पार्शियल सप्लाई वाले कंप्लेंट्स को ये हैंडल करेगा। इसके अंदर होंगे कौन कौन? एक चेयरपर्सन होगा बेटा यहाँ पे जो इसको बेसिकली डील करेगा। ये क्यों बनाया गया है, फंक्शन क्या है बेटा? फॉर इंक्वायरिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग ऑल क्वालिटी कंट्रोल रिलेटेड कंप्लेंट्स एंड अदर ट्रेड रिलेटेड कंप्लेंट्स फॉलिंग अंडर द जुरिसडिक्शन। तो जितने भी कंप्लेंट्स क्वालिटी से रिलेटेड होगा या चीज से रिलेटेड होगा वो उससे डील अपन करेंगे। मेजर्स क्या ले सकते हैं हम लोग? इट कैन ऑथराइज द एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी टू एसेस वेदर देयर हैज बीन टेक्निकल फेलियर, क्या सच में कोई प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं, उसका पहले इंस्पेक्शन किया जाएगा। रिसीव करेंगे कंप्लेंट्स तो उसको देखेंगे कि क्या सही है या नहीं है। फिर सेटल करने की कोशिश करेंगे एमिकेबली, एमिकेबली यानी खुशी से मिल बांट के मीडिएशन करके अपन उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। इन केस द मैटर इज नॉट सेटल्ड एमिकेबली, यानी कि अच्छे से अगर सेटल नहीं हो सकता तो क्या एक्शन लिया जा सकता है इस एक्ट के अंदर, वो सारे एक्शन लिए जाएंगे। Complaints against foreign entities would be taken up for settlement by Foreign Trade Division in the Department of Commerce, वाणिज्य भवन न्यू दिल्ली। अब इस डिपार्टमेंट को भेज देंगे कि भैया देखो जो फॉरेन एंटिटी उनके ऊपर हमको कोई एक्शन लेना चाहिए, आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए। गॉट इट एवरीवन? तो अभी लास्ट 5-10 मिनट में जो भी मैंने पढ़ा है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी के टॉपिक नहीं है, लेकिन एक बार बस आप सुनते हुए चलें कि अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता कभी एग्जाम में आ गया तो आप उसको भी डील कर सकें। गॉट इट एवरीवन? आपको नोट्स कहाँ से मिलेगा, क्या ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है? यस सर आपने ऑलरेडी बता दिया है। आपको वहां से नोट्स ले लेना है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहे तो उसको जरूर पूछ लीजिएगा। एफटीपी चैप्टर के अंदर बच्चों को टॉपिक बहुत हैं, लेकिन जितने टॉपिक मैंने कराए उतना आप ट्रस्ट करके आराम से जाइए और उतना पढ़ के आप इजीली पास हो सकते हैं। गॉट इट एवरीवन? पक्का? तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो सारे के सारे कवर्ड है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो वीडियो है ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपके मन में थोड़ा भी कोई भी डाउट रहे तो डेफिनेटली मुझे आप रीच आउट करिएगा, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप जहां पे भी आपका मन हो, और अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा, मन में मत रखिएगा। यानी आपको लग रहा है कि सर ये वाला टॉपिक हमको थोड़ा कम समझ में आया, तो आप टेंशन मत लो, मैसेज करो, मैं आपको कोशिश करूंगा कि उसको मैं जितना अच्छा हो सके उतने अच्छे से मैं आपको समझा दूं। गॉट इट एवरीवन? पक्का? चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।